शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एम फेज और माइटोसिस पढ़ने वाले हैं। तो मुझे आप लोगों का फुल पॉजिटिविटी, फुल सपोर्ट चाहिए। चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। उस स्टेथोस्कोप के नाम ब्लेसिंग लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के लेक्चर नंबर 2 पर हम आ गए हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं कल आप लोगों के ऐप पर जो डाउट्स थे, आपने देखा होगा मैं ऑलमोस्ट सबके सभी डाउट्स को आंसर कर रही हूं वॉइस मैसेज के थ्रू। तो मेजॉरिटी डाउट्स मुझे मिले वो VN/VC रेशियो डिक्रीज कैसे हुआ। बेटा सिंपल मैथमेटिक्स है, न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो रहा है, साइटोप्लाज्म का और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो नेचुरली ओवरऑल रेशियो डिक्रीज होगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये मैंने सोचा एक बार बस आपको बता दूं। चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हम इम्यूनिटी बूस्टर की हेल्प से एक बार अपनी लास्ट क्लास को रिकैप करते हैं। लास्ट क्लास रिकैप। चल, कितने लोगों ने कल की क्लास पढ़ ली, अच्छे से समझ आ गया, लर्न हो गया। कल हमने सेल साइकिल पढ़ा था। सेल साइकिल के 2 फेजेस हैं, इंटरफेज जिसमें G1 G2 आएगा, एम फेज जिसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस आएगा। सेल साइकिल जेनेटिक कंट्रोल में है, ड्यूरेशन वैरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टाइप टू सेल टाइप। ह्यूमन में 24 आवर टोटल ड्यूरेशन है जिसमें से 1 आवर में फाइनल डिवीजन होगा और यीस्ट के अंदर टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स है। इसके बाद हमने बात की थी G1 जो इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस यानी एम फेज एंड एस फेज। लॉन्गेस्ट फेज है, डिसीजन यही लिया जाता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है एंड मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलर डुप्लीकेशन यही होगा, एनसीईआरटी की समरी में दिया है। एस का मतलब यहां डीएनए रेप्लिकेट होगा न्यूक्लियस में, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन होगा यानी क्रोमैटिन डबल होगा। इसके अलावा सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होंगे इन साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल। इसके बाद G2 की बात की थी, सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी यानी यहां पर भी और प्रोटीन्स आरएनए सब बनता रहेगा। मेन यहां पे टिब्यूलिन प्रोटीन बनेगा फॉर माइटोसिस जो भी फ्यूचर में होने वाला है। एम फेज के कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। सेल अगर डिसाइड करता है आई डोंट वांट टू डिवाइड, मुझे मेरा एक काम दे दो, स्पेशलाइज कर दो, मैं एक्टिव रहूंगा पर डिवाइड नहीं करूंगा, प्रोलिफरेट नहीं करूंगा, तो सेल साइकिल से एग्जिट होता है इन G0 या G0 या क्वाइसेंट स्टेज, इनएक्टिव स्टेज। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट डिवीजन नहीं हो रहा, प्रोलिफरेट नहीं हो रहा अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। मुझे आज ऐप पर जरा लिख लो रजिस्टर में, भूल मत जाना, मुझे आज ऐप पर बताना कमेंट करके कि इम्यूनिटी बूस्टर शॉर्ट नोट्स जो मैं आपको दे रही हूं वो आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कैसे हेल्प कर रहे हैं। अपना कमेंट ऐप पर मुझे जरूर देना, या आपको होमवर्क दे रही हूं। चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने इंटरफेस कंप्लीट कर लिया, अब प्लीज हेडिंग लिखिएगा एम फेज। हेडिंग लिखो बेटा एम फेज, कम ऑन एवरीवन, एम फेज। एक बात हमने लास्ट में पढ़ी थी कि एम फेज जो है दिस इज, एम फेज जो है दिस इज 5% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ये हम कल पढ़ चुके हैं कि मोर देन 95% जो है वो इंटरफेज है और 5% एम फेज होता है। राइट, अभी नहीं, अभी आपके जवाब नहीं चाहिए ऐप पे, अभी तो पढ़ाई करो। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, बड़ा ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी कहती है कि सबसे ज्यादा ड्रामा जो होता है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, वो एम फेज है। आ जाओ इस बात को लिखते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है दैट दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। अब इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ड्रामेटिक फेज क्यों कह रहे हैं? देखो बेटा, सबसे ज्यादा सिंथेसिस जो हो रहा है, फॉर्मेशन, चीजों का बनना, डबल होना, वो सब कुछ इंटरफेज में हो रहा है, G1 S G2। लेकिन उसके बाद जो उनका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म आधा इधर जाओ, आधा इधर जाओ, एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर जाओ, एक इधर जाओ, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनेगा, फिर सिस्टर क्रोमैटिड अलग होंगे, ये जो सारा ड्रामा होगा कि तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सारा, वो ड्रामा सारा एम फेज में होगा। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो ड्रामेटिक फेज क्यों बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज? बिकॉज मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली मतलब ऑलमोस्ट ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल अकर्स। सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं? डीएनए डबल हुआ है, ऑर्गेनेल्स डबल हुए हैं, साइटोप्लाज्म डबल हुआ है, सारे प्रोटीन्स डबल हुए हैं, वो सब कुछ रीऑर्गेनाइज होंगे। कौन कहां पर जाएगा? बेटा ध्यान से सुनना, रीऑर्गेनाइज हो रहे, फॉर्म नहीं हो रहे। फॉर्म, तैयारी, प्रिपरेशन तो G1 S G2 में हो गई है। और क्या बात है, मेरे नादान परिंदे तो मेरे चैंपियंस हो गए हैं। बिल्कुल ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल बन गया। मोस्ट ड्रामेटिक फेज, ये स्टेटमेंट हो गया यानी असर्शन हो गया, और वाई ये इसका रीजन हो गया। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट, क्या बात है।
चलिए अब एक बात समझो, एम फेज के अंदर मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूं, 2 पार्ट्स होंगे, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होगा। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, मैं दोबारा नहीं लिखवा रही हूं। न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज स्टेजेस थी। अब बेटा एक बात बहुत ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं होता कि कोई लाइन है, कोई बाउंड्री है, कोई दीवार है, सेल कहता है लो अब मैं प्रोफेज में हूं, अब मैं मेटाफेज में आया हूं, ऐसा नहीं होता। हमने अपने पढ़ने के कन्वीनियंस के लिए, स्टडी करने के लिए इजीली पूरे न्यूक्लियर डिवीजन को 4 स्टेजेस में डिवाइड करा है, बट ये एक के बाद एक लगातार घट रही हैं घटनाएं, यानी इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। प्रोग्रेसिव प्रोसेस, प्रोसेस सब अपने आप एक के बाद एक हो रहा है अपने आप, बट हमने स्टडी के कन्वीनियंस के लिए डिवाइड करा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यानी ऐसी कोई क्लियर कट लाइंस नहीं है, ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं। नो क्लियर कट लाइंस बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख दूं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अगर उन्होंने दे दिया देयर इज क्लियर कट लाइन तो रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बेटा वर्चुअली मतलब ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस, बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस, एब्सोल्युटली। चल अब माइटोसिस और मियोसिस 2 तरह का सेल डिवीजन है, हम आज पहले माइटोसिस को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए प्लीज, माइटोसिस। माइटोसिस, माइटोसिस। जब माइटोसिस होगा एक सेल के अंदर, पहले वही G1 S G2 होगा और उसके बाद M फेज होगा। अब एक बात समझो, सुनना, माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। इन्हें प्रोजेनी भी बोल सकते हो, बच्चे बनेंगे। मुझसे बड़ा प्यारा एक क्वेश्चन पूछा कल ऐप पर किसी ने कि मैम डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते हैं। तो हो सकता है जिन्होंने नाम दिया उनको अपनी बेटियां ज्यादा प्यारी होंगी, बट खैर प्रोजेनी भी बोलते हैं, यानी चिल्ड्रन, नेक्स्ट जनरेशन समझ लो, ठीक है। तो 1 पेरेंट से 2 डॉटर सेल बनेंगे। अगर सपोज करो एग्जाम्पल, मान लो अगर इसके पेरेंट सेल के पास 2C डीएनए है, बेटा C आप लोगों ने पूछा था, C यूनिट होती है। जैसे हम डिस्टेंस के लिए किलोमीटर यूज करते हैं, माइल्स यूज करते हैं, वेट के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं, लीटर यूज करते हैं, ऐसे ही डीएनए को C से नापते हैं, 2C, 3C, 4C ऐसा। और मान लीजिए अगर क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 4 है। बेटा मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मियोसिस के टाइम बताऊंगी। 2n का मतलब डिप्लॉइड, यानी हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होंगी, इसकी डिटेल्स में बाद में बताऊंगी। जैसे हमारे अंदर क्रोमोसोम 1 एक स्पर्म से आया, एक एग से आया, क्रोमोसोम नंबर 2 एक स्पर्म से आया, एक एग से आया, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। तो इनमें भी टोटल 4 क्रोमोसोम है, यानी क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी है, क्रोमोसोम 2 की 2 कॉपी है, टोटल हो गए 4 क्रोमोसोम, ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ तो जो डॉटर सेल बनेंगे, सपोज करो ये डॉटर सेल बने, तो इसके अंदर भी 2C डीएनए आएगा और इसके अंदर भी 4 क्रोमोसोम्स आएंगे। मतलब बेटा ध्यान से सुनो, पेरेंट के अंदर जितना डीएनए है उतना ही डीएनए दोनों बच्चों के अंदर भी आएगा, और पेरेंट के अंदर जितने क्रोमोसोम हैं उतने क्रोमोसोम दोनों बच्चों के अंदर भी आएंगे, ठीक है। अभी सब समझ में आएगा, अभी सब समझ में आएगा। अब माइटोसिस को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूं, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशनल डिवीजन। देखो आप ये भी कह सकते हो कि मैम इसे इक्वेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि पेरेंट के अंदर और प्रोजेनी जो सेल्स बने उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर इक्वल है, सेम है। और कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि मैम इसे इक्वेशनल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रोजेनी सेल बने और पेरेंट सेल है उनके अंदर डीएनए का अमाउंट सेम है। बिल्कुल सही बात है, डीएनए भी सेम है, क्रोमोसोम नंबर भी सेम है, पर इक्वेशनल वर्ड यूज करते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम है। तो व्हाई इक्वेशनल डिवीजन? बिकॉज क्रोमोसोम नंबर इज सेम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स। जो बच्चे बनेंगे और पेरेंट है उन दोनों के ही क्रोमोसोम नंबर सेम है। बेटा क्रोमोसोम नंबर सेम के कारण बोल रहे हैं, क्रोमोसोम, अगर डीएनए कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, हालांकि डीएनए सेम है पर बोलते इसीलिए है। जी हां, मेरे नादान परिंदे तो एक्सपर्ट हो गए हैं असर्शन रीजन ढूंढने में। एनसीईआरटी से ये बन गया असर्शन रीजन, ये इसका स्टेटमेंट असर्शन बन गया दैट इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, और वाई ये उसका रीजन बन गया। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, क्या बात है।
अब आइए हम इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट करते हैं। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन। लिखो तो नहीं दोबारा से, चल ठीक है। चल अब सपोज करो, सपोज करो एक पेरेंट सेल है, उसके पास डीएनए है 2C और क्रोमोसोम है 2n इज इक्वल टू 4। ठीक है, लिखा सबने? लिख रहे हो सब? चल अब G1 जब आएगा, अब बड़ा ध्यान से सुनो, जीवन के अंदर डीएनए डबल नहीं होता, केवल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होते हैं, तरह तरह के प्रोटीन बनते हैं, साइटोप्लाज्म मल्टीप्लाई होता है, यानी डीएनए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और क्रोमोसोम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा एक्चुअली तो क्रोमोसोम है ही नहीं, अभी तो क्रोमैटिन धागा है। हम ये कह रहे हैं कि इतना क्रोमैटिन धागा है जिससे फ्यूचर में 4 क्रोमोसोम्स बनेंगे। क्या सबको कंसेप्ट क्लियर है? बिल्कुल। तो ये हो गई जीवन की बात और ये हो गई पेरेंट की बात। अब ये सेल गया एस फेज में। एस फेज में डीएनए डबल हुआ, यानी डीएनए हो गया 4C, डीएनए हो गया 4C। पर अभी भी इस 4C से 4 ही क्रोमोसोम्स बनेंगे। कल मैंने सिखाया था कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ओनली एंड ओनली डीएनए डबल होता है। 2C से 4C डीएनए हो गया, क्रोमोसोम नंबर अभी भी सेम है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पहले जो क्रोमोसोम बनते उनमें एक एक क्रोमोसोम में एक एक क्रोमैटिड होता, पर अब जो क्रोमोसोम बनेंगे उसमें एक एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होंगे। ठीक है, चल अब इसके बाद आएगा G2। ये मैं कल सब पढ़ा चुकी हूं। G2 में तो केवल ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म वगैरह इंक्रीज होता है, यानी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। ये टीचर्स का कंपैरिजन यहां पर बिल्कुल मत करो। अगर आप एक टीचर की क्लास में आके किसी भी दूसरे टीचर से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ना तो आप उस दूसरे टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और ना पहले टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। हम लोग जब सब टीचर्स आपस में मिलते हैं तो हम लोग तो स्टूडेंट्स की जो बातें आप करते हो ना, ये आपस में शेयर करते हैं और हमें बड़ा दुख होता है कि देखो आजकल के बच्चों को क्या हो गया, ये गुरुओं को ही कंपेयर करने लगे। बेटा ये इतने ऑप्शंस टीचर्स के इसलिए दिए कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जहां मैच हो वहां से पढ़ लो, सारे ही जबरदस्त है, सब बढ़िया है। तो अगर आप किसी एक टीचर को फॉलो करते, दूसरे टीचर की क्लास में आके समय भी अपना वेस्ट मत करो, है ना। आप आराम से वहां पर पढ़िए, उनसे दिल लगाकर पढ़िए, जिनसे भी पढ़े। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा ये बोलती हूँ जो मुझसे पढ़ रहे, कभी किसी दूसरे टीचर की क्लास में जाकर और इस तरह की हरकत नहीं करना है। इसका मतलब है कि आप मुझे भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऑल टीचर्स आर ऑसम, एब्सोल्युटली 100%। सिर्फ किसी की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कहीं ज्यादा मैच होती है, किसी की थोड़ी कम होती है, इससे टीचर की क्रेडिबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और हम सब टीचर्स आपके वेल विशर्स हैं, सब आपका बेस्ट चाहते हैं। तो यहां क्लास में आकर इस तरह की हरकतें अगर मेरी क्लास में कोई करेगा किसी भी दूसरे टीचर के बारे में, चाहे वो मुझे डाउन करे किसी और को अप करे या उन्हें डाउन करे मुझे अप करे, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी। चलिए, मेरे कोई भी स्टूडेंट जो दिल से अगर मुझे अपने टीचर मानते हैं, गुरुमा मानते हैं, वो कभी किसी दूसरे टीचर के बारे में किसी भी वीडियो में किसी भी जगह पर एक भी नेगेटिव कॉमेंट नहीं करेंगे। बेटा आपको नहीं पता है, हर इंसान इतनी मेहनत करता है अपने काम में, और जब कोई दूसरा आकर उसे यूं ही जज कर देता है ना, वो भी ऐसा जिसने अभी तक जिंदगी में कुछ किया भी नहीं है, क्योंकि जिसने कर लिया जिंदगी में वो कभी जज नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि लाइफ कितनी हार्ड है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक जगह पर पहुंचने के लिए। और आप लोग यूं ही आकर बोल देते हैं, बस कुछ भी आकर, है ना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। बेटा सब देख रहा है, वो ईश्वर जो बैठा हुआ है, नेचर सब देख रही है। बबूल के बीज बोओगे, नीम के बीज बोओगे, कड़वे बीज बोओगे, आम के मीठे फल कभी नहीं लगने वाले। ये सब आपके ऊपर घूम फिर के जीवन में वापस आ जाएगा, ठीक है। ये बताना जरूरी है आपको, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, मुझे आपको मेंटली भी स्ट्रांग करना है, ताकि यही इसी तरह की बातें जो आपके घर में भी होती होंगी, आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपके रिश्तेदारों के थ्रू, वो भी आपको इफेक्ट ना करें। ये बात ध्यान रखिए आप। तो ये बात सिर्फ टीचर्स की नहीं हो रही है, ये आपको भी कंपेयर किया जाता होगा ऐसे ही आपके फेलो स्टूडेंट्स के साथ, आपके भाई बहन के साथ, आपके कजन्स के साथ। आपको भी इसे दिल पे नहीं लेना है और अपनी पढ़ाई करते चलना है। चलिए, अब G2 के बाद में आ जाएगा अपना प्रोफेज। अब इस पेज को पूरा छोड़ दो, एक पेज पूरा छोड़ दो बेटा, ठीक है। चलिए देखो, मुजामिल मैम आप चिढ़ गए। बेटा मेरी शक्ल पे दिख रहा है तुम्हें चिढ़ गई है, तुम अभी भी वही नेगेटिव बात ही करो। मतलब पूरी कहानी सुनने के बाद भी पूछो मेन हीरो कौन है।
बेटा जीवन में पॉजिटिव रहना सीखो, आपकी लाइफ आसान नहीं होने वाली है। जैसे जैसे समय बीता है ना, वैसे वैसे जिंदगी टफ हुई है। आपकी जनरेशन की तो और टफ होने वाली है, इमोशनली और फंसने वाले हो आप लोग, क्योंकि हर जगह पर दिखावा हो चुका है। अब उस बीच में अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना, अपना काम अच्छे से करना, इट इज नॉट एट ऑल इजी। तो अपने आप को स्ट्रांग रखिए, अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से जोड़कर रखिए, बहुत जरूरी है। चल, तो ये पेज पूरा छोड़ दो और अब आओ हेडिंग लिखो, प्रोफेज। कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज प्रोफेज। देखो जो 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये उसमें से सबसे लंबी है। तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में ये सबसे लॉन्ग स्टेज है, कैरियोकाइनेसिस। चल, अब प्रोफेज को के अंदर बेसिकली 3 घटनाएं घटती हैं। शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली 3 घटनाएं घटती हैं। हमने इसके लिए ट्रिक बना दी और ट्रिक ये है कि पप्पू कैन डांस साला, पप्पू नाच सकता है। आप कहोगे मैम आप तो उल्टा गाना गा रहे हो, गाना तो ये है कि पप्पू कान डांस साला, पप्पू नाच नहीं सकता। नहीं, मैं तो पॉजिटिव हूं, मैंने अभी अभी आपसे कहा मैं तो हर चीज में पॉजिटिविटी देखती हूं। मैं आधा ग्लास खाली नहीं आधा ग्लास भरा देखती हूं। तो मैं तो कहती हूं आप डॉक्टर बन सकते हैं, आपको स्टेथो मिल सकता है, आप नीट क्लियर कर सकते हैं, और पप्पू नाच सकता है, पप्पू डांस कर सकता है, पप्पू कैन डांस साला। चलिए आइए, तो पप्पू, पप्पू मतलब बात हो रही है प्रोफेज की, पप्पू मतलब प्रोफेज ना, कैन, कैन। चलो अब सुनो ध्यान से क्या होता है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, जैसे क्रोमैटिन के रूप में अभी तक डीएनए था G2 में, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट हुआ, ये क्रोमैटिन कंडेंस होना, गाढ़ा होना शुरू होता है। बेटा क्या मैं क्रोमैटिन को क्रोमोसोमल मटेरियल बोल सकती हूं? क्रोमैटिन क्या है? क्रोमोसोम बनाने का मटेरियल, यानी क्रोमोसोमल मटेरियल। तो इस क्रोमोसोमल मटेरियल यानी क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो पहली घटना जो घटेगी वो है, पहली घटना जो घटेगी वो है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोम बनाने वाला जो मटेरियल है, क्रोमोसोम बनाने वाला जो मटेरियल है, क्या है वो मटेरियल? क्रोमैटिन है। उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक एक वर्ड एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं आपको यहां पे डिकोड कर रही हूं। यानी जो क्रोमैटिन है वो गाढ़ा होने लगेगा और क्रोमोसोम बनाएगा, क्रोमोसोम। वो कंडेंस होगा, कंडेंस यानी कॉइल होगा, कॉइल। जरा सोचो, वो टैंगल होगा या अनटैंगल होगा? सोचो, टैंगल का मतलब होता है उलझना, अनटैंगल का मतलब होता है सुलझना। क्रोमैटिन उलझा हुआ धागा है, टैंगल्ड है। क्रोमोसोम बनेगा तो पहले अनटैंगल होगा। बेटा एक एक वर्ड एनसीईआरटी की लाइन है, अनटैंगल। तो क्रोमैटिन जो है ये अनटैंगल होगा, कंडेंस होगा, कॉइल होगा और क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना? इसका मतलब कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होगा, और प्रोफेज के एंड तक आते आते पूरा कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम बन जाएगा। सो बाय एंड ऑफ प्रोफेज, बाय एंड ऑफ प्रोफेज बिकम्स कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम। इसे माइटोटिक क्रोमोसोम करके लिखा है एनसीईआरटी में, क्योंकि माइटोसिस चल रहा है। कोई बात नहीं है, कुल मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि एंड तक आते आते एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, ये क्रोमोसोम कैसा होगा? क्रोमोसोम कैसा होगा? हर क्रोमोसोम में, ईच क्रोमोसोम हैज, सोचो बताओ मुझे, 2 सिस्टर क्रोमैटिड होगा या 1 क्रोमैटिड होगा? सोचो 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 सोचो। डीएनए डबल हो गया है, यानी अब हर क्रोमोसोम के अंदर 2 बहनें होंगी। हैज 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो दोनों कहां जुड़ी होंगी? कल ही सिखाया था मैंने आपको, हेल्ड टुगेदर एट, कहां जुड़े होंगे? सेंट्रोमियर। चैट बॉक्स में सबके सही आंसर आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत बढ़िया। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर, यानी कुछ ऐसा होगा बेटा, कुछ ऐसा होगा। देखो ऐसा, ये एक क्रोमैटिड है, ये इसकी सिस्टर क्रोमैटिड है, इसमें डीएनए है,
और इसमें कार्बन कॉपी जो एस फेज में डबल हुआ है, ये हो गई 2 सिस्टर क्रोमैटिड। बेटा अनटैंगल का मतलब है सुलझना। एक ऊन है, उलझी पड़ी है तो हम टैंगल कहेंगे, क्रोमैटिन ऐसा ही है, फिर वो पूरी अनवाइंड होगी और फिर क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है, अनटैंगल का मतलब। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रोफेज के स्टार्टिंग में क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट करेगा, एंड तक आते आते कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम बनेगा। ईच क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर। चलिए, अब सी से ही एक और चीज घटित होगी। अब आप यहां पे करीब 7-8 लाइंस छोड़ दीजिए, 7-8 लाइंस छोड़ दो बेटा, 7-8 लाइंस छोड़ दीजिए। चल आओ समझते हैं, 7-8 लाइंस छोड़कर ये डायग्राम बनाना। सपोज करो ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल बना दो। चलो थोड़ा टाइम सेव करना है इसलिए डबल नहीं बना रही थी मैं। ये सपोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर है। जब शुरू का प्रोफेज है, अभी जस्ट प्रोफेज स्टार्ट हुआ है, अर्ली प्रोफेज, क्रोमैटिन ने कंडेंस होना जस्ट स्टार्ट किया है, अभी बहुत मोटा क्रोमोसोम नहीं मिलेगा, अभी क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा, ऐसा थोड़ा पतला। ये 2 क्रोमैटिड्स हैं, सपोज ये क्रोमोसोम 1 है 2 कॉपी, ये सपोज क्रोमोसोम 2 है 2 कॉपी, कुल मिलाकर टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन जब आप एंड तक आओगे, थोड़ी देर बाद क्रोमोसोम्स को जब आप देखोगे तो क्रोमोसोम्स काफी मोटे हो जाएंगे, यानी यही क्रोमोसोम आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा जो अभी बनाया था हमने, ऐसा। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये सेकंड वाला क्रोमोसोम है, ये उसकी एक और कॉपी है, यानी क्रोमोसोम मोटे होते जाएंगे। एक घटना और घटेगी, बड़ा ध्यान से समझना, बड़ा ध्यान से। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये टूटना शुरू होगी, तो पहले तो ये पूरी दिख रही है, ये टूटना शुरू होगी, आखिरी तक आते आते ये ऐसी पूरी गायब हो जाएगी। मैं डॉटेड 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 दिखा रही हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो गई है। क्यों टूट रही है मैं अभी सब बताऊंगी, एक घटना और क्या घट रही है आपको मालूम है, यहां पर 2 सेंट्रियोल्स हैं, मतलब सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुआ था, डुप्लीकेट एस फेज के अंदर। 2 सेंट्रियोल होते हैं 90 डिग्री पर 1 सेंट्रोसोम में, ये डुप्लीकेट हुए थे एस फेज के अंदर, यानी 1 सेंट्रोसोम की जगह 2 सेंट्रोसोम बन गए। ये सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा जब प्रोफेज शुरू होगा, और करते 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 जब प्रोफेज एंड होगा, तो ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पर आ चुके हैं, ऑपोजिट पोल्स पर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें स्पिंडल फाइबर बनाना है, वही स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ जुड़ेगा। अभी सब धीरे धीरे समझ आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो अगर स्पिंडल फाइबर ये बना रहा है, ये तो साइटोप्लाज्म में है और उन्हें जुड़ना क्रोमोसोम के साथ है जो न्यूक्लियस के अंदर है, तो जो बीच में इन बिटवीन वॉल है यानी न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसे तो गायब होना ही पड़ेगा। तो एक तो क्रोमैटिन यानी क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहा है, और दूसरा सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करके स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। सो सेकंड पॉइंट है सी से सेंट्रोसोम्स, यहां ब्रैकेट में लिख देती हूं, सेंट्रियोल डुप्लीकेटेड इन एस फेज, ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुका है। 1 सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल है, अब 2 की जगह 4 सेंट्रियोल हो गए, यानी 2 सेंट्रोसोम हो गए। सो सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। बेटा स्पिंडल फाइबर्स आपको याद है, टिब्यूलिन प्रोटीन जो G2 में बना है वो माइक्रोटिब्यूल बनाता है, और माइक्रोटिब्यूल से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो पहली घटना तो ये घटी कि क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, और दूसरा है कि सेंट्रोसोम मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स एंड फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स। हो गए सी से दोनों, सबको समझ में आ गया? जल्दी से यस या थम्स अप दे दो। चल अब डांस,
डांस और साला। साला मतलब तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया, स्पिंडल अपैरेटस बन जाएगा, स्पिंडल अपैरेटस। इसे माइटोटिक अपैरेटस भी कह देते हैं, अपैरेटस अभी समझाती हूं और डिटेल्स में। स्पिंडल या माइटोटिक अपैरेटस फॉर्मेशन। और ये कौन कर रहा है? ये सेंट्रोसोम फॉर्म कर रहे हैं। और डी से भी मैंने अभी अभी आपको बता दिया है, डी का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप क्यों गायब हुआ है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बाहर से स्पिंडल फाइबर आएगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, उनके साथ जुड़ना है, इसीलिए। यही नहीं, एंड तक आते आते न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी सब गायब हो जाएंगे। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा। मेरे नादान परिंदों, एक बात बड़ा ध्यान से सुनो, न्यूक्लियोलस क्यों गायब होगा? आपको याद है मैंने आपको सैट क्रोमोसोम पढ़ाया था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में। वहां मैंने बताया था कि जो सैट क्रोमोसोम है उसका वो जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो किससे बना है? न्यूक्लियोलस से। बेटा आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियोलस एक तरह का क्रोमैटिन ही है, और क्रोमैटिन से ही क्रोमोसोम बन रहा है। तो न्यूक्लियोलस क्यों गायब हो गया? क्योंकि वो सैट क्रोमोसोम वाले एरिया के अंदर आ गया है। कितने स्टूडेंट्स को यह समझ नहीं आता कि ईआर और गोल्जी बॉडी क्यों गायब हो जाते हैं, कहां गायब हो जाते हैं, कहां घूमने चले जाते हैं? एक्चुअली वो घूमने नहीं जाते, पता है होता क्या है, प्रोफेज में इतना गाढ़ा कंडेंस पूरा साइटोप्लाज्म हो जाता है कि ईआर और गोल्जी दिखना बंद हो जाते हैं। यू आर नॉट एबल टू सी देम। बट आप सब भूल जाओ, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, आपको तो इतना याद रखना है कि न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सब गायब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। मैं फिर से बोलती हूं, ध्यान से सुनो। मेन 3 चीजें हो रही है प्रोफेज में, याद करो मेरे साथ क्लास में। मेन 3 चीजें हो रही है। नंबर 1, क्रोमोसोमल मटेरियल यानी क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम फॉर्म कर रहा है। एंड तक आते आते ईच क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर है। नंबर 2, सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स और वो बनाएंगे स्पिंडल अपैरेटस। नंबर 3, डिसअपियर हो जाएगी न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर एंड गोल्जी बॉडी। ये जो पहली 2 घटनाएं हैं ये स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाएंगी। और न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह कब गायब होगा? पूरा गायब कब होगा बेटा? कब होगा ये पूरा गायब? लेट प्रोफेज में। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, लेट प्रोफेज। फाइनली लेट प्रोफेज में या एंड प्रोफेज में, इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आया हुआ है, पीवाईक्यू आया हुआ है। अर्ली प्रोफेज भी ऑप्शन था और लेट प्रोफेज भी ऑप्शन था। तो पूरी गायब कब होगी? जब प्रोफेज एंड हो जाएगा। एक्चुअली जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप खत्म होता है, टूट जाता है, हम कहते हैं मेटाफेज स्टार्ट हो गया। एकदम क्लियर है सबको? तो 3 मेन इवेंट्स हो रहे हैं बेटा, 3 मेन इवेंट्स हो रहे हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, सेंट्रोसोम मूव टू ऑपोजिट पोल्स, फॉर्म स्पिंडल अपैरेटस एंड डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा। पप्पू कैन डांस, साला पप्पू नाच सकता है। चल अब आ जाओ, थोड़ी सी बात इस माइटोटिक अपैरेटस की, स्पिंडल अपैरेटस की भी करते हैं। चलिए आओ समझो। देखो, सपोज करो, ध्यान से सुनना, सपोज करो ये सेल है, सपोज ये सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब इस सेल के अंदर मान लीजिए ये एक सेंट्रोसोम है, ये एक और सेंट्रोसोम है, इसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स है 90 डिग्री पर, इसमें भी 2 सेंट्रियोल्स है 90 डिग्री पर, ठीक है। अगर सेंट्रोसोम प्रेजेंट है मतलब ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं मिलते, हम जानते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने अभी खत्म कर दी है, गायब कर दी। अब सुनो बेटा होता क्या है, बड़ा ध्यान से सुनना। ये जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स होते हैं, ये टिब्यूलिन प्रोटीन को यूज करते हैं और उन्हें जोड़ जोड़कर माइक्रोटिब्यूल के पाइप बनाते हैं। याद है आपको सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजेला, तब माइक्रोटिब्यूल पढ़ाया था। ये उसके पाइप बनाते हैं। चलिए, तो यहां भी माइक्रोटिब्यूल, 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 ऐसे ये सब तरफ माइक्रोटिब्यूल्स निकाल रहे हैं, ये सब तरफ माइक्रोटिब्यूल्स निकाल रहे हैं, सब तरफ माइक्रोटिब्यूल्स निकाल रहे हैं, लाइक दिस। और यही माइक्रोटिब्यूल्स जुड़ जुड़ के, ज्वाइन हो होकर
स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। यही माइक्रोट्यूब्यूल्स ज्वाइन हो होकर ऐसे धागा स्पिंडल फाइबर बना देते हैं, ऐसे ज्वाइन हो होके ऐसे। बहुत डिटेल में नहीं जाना है हमें। तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल बनता है, ये हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा है। और वही माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर जुड़ जुड़कर फाइनली स्पिंडल फाइबर बना देता है, धागा बना देता है, एक ऐसा समझ लो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। यानी हम क्या कह सकते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस अब सिखा रही हूं। सेंट्रोसोम, ऐसा नहीं लग रहा ये सूरज की किरणें हैं, ये सन है और ये किरणें हैं, रेज हैं, तो कहते हैं सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट। एनसीईआरटी की लाइन क्या रेडिएट कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रोसोम क्या निकाल रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड। बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। ये है सेंट्रोसोम, ये है माइक्रोट्यूब्यूल चारों तरफ। बेटा क्या ये एक स्टार जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा, ये देखो स्टार जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा। और बायोलॉजी के अंदर स्टार को एस्टर बोलते हैं, जैसे स्टार फिश को भी एस्टीरियाज बोलते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं एस्टर्स। एस्टर्स का क्या मतलब है कोई पूछे, बेसिक्स। सेंट्रोसोम बीच में है सन की तरह, और उसने चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल्स निकाले हैं। इसे टोटल मिलाकर एस्टर्स कहते हैं। जरा मुझे ईमानदारी से ऑनेस्टली यहां पर चैट बॉक्स में बताओ, कितने स्टूडेंट्स को याद नहीं है कि ये एनसीईआरटी की लाइन है? जरा बताइए, कितनों को याद ही नहीं है कि ये एनसीईआरटी की लाइन है? जरा बताइए, कम ऑन एवरीबॉडी, बी ऑनेस्ट। आपको इससे समझ आएगा कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का एक एक वर्ड। लिखिए जल्दी से, एक एक शब्द, एक एक वर्ड लिखिए। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा ये। अब एनिमल सेल में दो स्टार्स बने हैं, आप गौर से देखो, ये भी एक एस्टर है, ये भी एक एस्टर है, तो 2 एस्टर्स है, प्लस ये जो बीच में है ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो माइक्रोट्यूब्यूल से ही बने हैं, प्लस स्पिंडल फाइबर्स। इसे कहते हैं बेटा स्पिंडल अपैरेटस या माइटोटिक अपैरेटस। माइटोटिक अपैरेटस, अपैरेटस है ये पूरा, इसके अंदर सेंट्रोसोम भी है और इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं जो चारों तरफ है, प्लस बीच का पूरा स्पिंडल फाइबर्स भी हैं। दिस इज इक्वल टू माइटोटिक अपैरेटस। डन है। स्पिंडल फाइबर बनता है बेटा माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन से, बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अपन इसकी डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ जुड़कर स्पिंडल के धागे बना देते हैं, अपन डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये एक एक वर्ड एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, ठीक है। चलिए अब ये तो हमने एनिमल सेल की बात की। एनिमल सेल में इसीलिए एम्फी एस्ट्रल कंडीशन भी कहते हैं। 2 स्टार्स बन रहे हैं तो एम्फी एस्ट्रल या एस्ट्रल ऐसा कहते हैं कि एनिमल सेल जो है उसमें स्टार बनते हैं और 2 स्टार बनते हैं तो एम्फी एस्ट्रल भी कहते हैं। अब एक बात समझो, ये चीज एनसीईआरटी में नहीं लिखी, सिर्फ एक ये वर्ड जो है ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा। अब मैं आपको यहीं पर प्लांट सेल की जरा कहानी बता दूं। एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट आप सबके दिमाग में जरूर आता होगा, पहले पूछते भी थे प्लांट सेल में क्या होगा। ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो भी व्हाटएवर। आप सुनो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनमें सेंट्रोसोम एब्सेंट है, सेंट्रियोल एब्सेंट है, मतलब सेंट्रोसोम एब्सेंट है, मतलब बीच का स्टार नहीं है। लेकिन आपको याद है मैंने बताया था इसमें से एरियाज होते हैं जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास पढ़ी है सेंट्रियोल सेंट्रोसोम वाली, मैंने उसे कहा था माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन। जी हाँ, पेड़ के सेल में कुछ ऐसे एरियाज मिलते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ जोड़कर स्पिंडल बनाते हैं। तो स्पिंडल तो यहां भी बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स तो यहां भी बनेंगे, पर यहां कोई सेंट्रोसोम नहीं है जो ऐसे चारों तरफ सूरज की किरणें भी निकाले। एस्टर नहीं बनता, स्पिंडल फाइबर तो बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स तो बनते हैं, पर कोई स्टार नहीं बनता, नो सेंट्रोसोम, इसीलिए नो एस्टर फॉर्मेशन, कोई स्टार जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। इसे बोलते हैं बेटा एन एस्ट्रल कंडीशन।
एन मतलब एब्सेंट, पेड़ों में एन एस्ट्रल होता है। मुझे पता था यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये पूछेंगे मैम व्हाट अबाउट प्लांट सेल, इसीलिए आपको यहां पर मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, चलो तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। प्रोफेज में 3 मेन घटनाएं घटेंगी, 3 इवेंट्स। नंबर 1, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। नंबर 2, सेंट्रोसोम मूव टू ऑपोजिट पोल्स एंड फॉर्म स्पिंडल अपैरेटस। नंबर 3, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर एंड गोल्जी बॉडी। ये फाइनली लेट प्रोफेज में जाकर होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या अभी तक डीएनए के अमाउंट पे या क्रोमोसोम के नंबर पे कोई फर्क पड़ा? बताओ, क्या अभी तक कोई फर्क पड़ा? बोलो, क्या प्रोफेज में कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे कि क्रोमोसोम नंबर पे फर्क पड़ा हो, डिफरेंस आया हो या डीएनए में डिफरेंस आया हो? कुछ भी नहीं पड़ा, कोई नहीं पड़ा। अभी भी वही 4 क्रोमोसोम्स हैं, अब तो प्रॉपर क्रोमोसोम्स दिखने लगे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी सब कहानी सेम है। अब कहानी पहुंचेगी मेटाफेज में। चलो हेडिंग लिखते हैं, मेटाफेज। लिखिए मेटाफेज। अब मेरे नादान परिंदे इसे मेटाफेज कभी नहीं बोलेंगे, वो इसे बोलेंगे मोटाफेज। मेटाफेज नहीं, ये है हमारा मोटाफेज। मेटाफेज नहीं, ये है हमारा मोटाफेज, क्योंकि क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंटिन्यू है और इस स्टेज में आके क्रोमोसोम सबसे गाढ़ा हो जाएगा। तो ये मेटा नहीं, ये है मोटा। मेटा नहीं मोटा, मेटा नहीं मोटा, मेटा नहीं मोटा, यानी यहां पर मोस्ट कंडेंस्ड क्रोमोसोम है। मोस्ट कंडेंस्ड क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंटिन्यू था, मेटाफेज में आके सबसे मोटे क्रोमोसोम्स मिलेंगे। मोटा, मेटा नहीं मोटा, मोस्ट कंडेंस्ड क्रोमोसोम। कैसा मिलेगा क्रोमोसोम? वही, अभी भी 2 बहनें हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, वही सेम, हेल्ड एट टुगेदर एट सेंट्रोमियर। सेम है बेटा, सेम है, पर अब और मोटा दिखेगा, प्रॉपर ऐसे दिखता है। ये एक, ये दूसरी बहन, ये इसमें डीएनए, ये इसमें कार्बन कॉपी डीएनए, ऐसे दिखने लगते हैं। ठीक है, चल अब क्योंकि यहां पर मोस्ट कंडेंस्ड क्रोमोसोम है तो माइक्रोस्कोप में इजीली दिख जाते हैं, सो एनसीईआरटी की लाइन है, इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। और क्योंकि इजीली दिखेंगे तो आप उसकी स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हो मेरे नादान परिंदों, आप उसकी स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप क्रोमोसोम कैसा दिखता है, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, ये सब स्टडी कर सकते हो। यानी मॉर्फोलॉजी इज बेस्ट स्टडीड। और आई एम वेरी श्योर कि जब मैं पलटूंगी तो मेरे पास में एक मैसेजेस आ रहे होंगे कि मैम ये तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल, मॉर्फोलॉजी बेस्ट स्टडीड, पहले एम्स में बहुत आता था ये, मॉर्फोलॉजी बेस्ट स्टडीड है मोटाफेज, मेटाफेज में। और ऐसा क्यों है? व्हाई, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि क्रोमोसोम मोस्ट कंडेंस्ड है, दैट्स व्हाई। तो कोई पूछेगा बताओ क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी कहां होती है? जब क्रोमोसोम सबसे मोटा होता है, और मोटा कहां होता है? मोटाफेज में। मोटाफेज मतलब मेटाफेज। कब मानोगे कि मोटाफेज शुरू हो गया है? जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी, लिखिए डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। Disintegration of nuclear envelope marks the beginning of the starting of मोटाफेज यानी मेटाफेज। कितने स्टूडेंट्स को ये वाली लाइन याद नहीं है? बताइए, पहले पढ़ा है पर याद नहीं है कि ये एनसीईआरटी की लाइन है। जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप टूटेगा हम कहेंगे मेटाफेज शुरू हो गया। पूनम, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे माय डियर, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से एंजॉय करिए आज, लेकिन क्लासेस मिस मत करना, सेल्फ स्टडी मिस मत करना। 1-1.5 घंटा बर्थडे मना लेना बेटा, बुरी बात लगेगी पर बर्थडे हर साल आता है, पर ये दिन दोबारा नहीं आएगा, तो पढ़ाई नहीं छोड़ना, ठीक है? बाकी गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले साल एमबीबीएस कॉलेज में मस्त तरीके से हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। याद है? बहुत बढ़िया। जिसे याद नहीं है कोई बात नहीं, अब याद हो गया। चल अब सुनो ध्यान से क्या होता है। प्रोफेज में 3 घटनाएं घटी थी, यहां पे 2 घटनाएं घटेंगी। प्रोफेज में 3, मोटा में 2। प्रोफेज में 3, मोटा में 2। मोटा में क्या होगा? बड़ा इजी है, समझो। सपोज करो ये अपना सेल था, ठीक है? ये अपने सेंट्रोसोम थे विथ 2 सेंट्रियोल्स, और इन्होंने ऐसे स्पिंडल, माइटोटिक अपैरेटस बना दिया लाइक दिस। अब क्या होता है बेटा, जो
क्रोमोसोम है, आपको पता है इन सिस्टर क्रोमैटिड पर यहां सेंट्रोमियर पर 2 काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर जहां पर स्पिंडल अटैच होता है। तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, जैसे इस सेल में 4 क्रोमोसोम है, हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम है, उनके जो काइनेटोकोर है क्रोमैटिड्स के, वहां पर आकर स्पिंडल जुड़ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो चुका है, दीवार हट गई है। जैसे ही स्पिंडल अटैच होगा, स्पिंडल इनको खींच खींच कर अच्छे बच्चों की तरह एक लाइन में अरेंज कर देगा। मैंने क्या कहा, आओ मैं बताती हूं मैंने क्या कहा। मैंने आपसे कहा कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स, दे अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स पर आकर स्पिंडल अटैच हो जाएंगे। कुछ ऐसा समझिए जैसे अगर ये एक बहन है, ये इसकी दूसरी बहन है, यहां पर काइनेटोकोर है 1 और 2, हमने पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हर क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर होंगे। यहां भी स्पिंडल आ गया, यहां भी स्पिंडल आ गया, यानी एक्चुअली स्पिंडल कहां अटैच हो रहे हैं, काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो बहनें हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, उनके काइनेटोकोर पर आकर स्पिंडल अटैच हो जाएगा, स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर। और ये स्पिंडल खींच खींच कर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उन सबको एक लाइन में, सेंटर में, चलो अच्छे बच्चों की तरह सेंटर में आ जाओ। यहां 4 क्रोमोसोम्स हैं तो 4 की 4 अच्छे बच्चों की तरह आ जाएंगे। देखो ये एक क्रोमोसोम, सपोज ये एक और क्रोमोसोम, ये सपोज करो एक और क्रोमोसोम, ये सपोज करो एक और क्रोमोसोम। हमारे यहां पे 46 क्रोमोसोम है हर सेल में, तो पूरे 46 क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाते हैं अच्छे बच्चों की तरह। सो सेकंड पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर या मेटाफेजिक प्लेट। इसे मेटाफेज प्लेट बोलो या इक्वेटर बोलो, यानी मिडिल में आ गए हैं, मिडिल में बोलो, कुछ भी बोलो, एक प्लेन में, एक प्लेन में, एक लाइन में अच्छे बच्चों की तरह, सीधे बच्चों की तरह आ गए हैं, मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो गए हैं जितने भी क्रोमोसोम्स हैं। मैं फिर कहती हूं, चलो सुनो ध्यान से। यहां 2 घटनाएं घट रही हैं। स्पिंडल फाइबर दोनों बहनों के, वो जो सेंट्रोमियर है एक इधर, दोनों काइनेटोकोर पर अटैच हुए और उसके कारण से सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ गए, मेटाफेज प्लेट पे आ गए, इक्वेटर पर आ गए जितने क्रोमोसोम्स हैं। बस ये हो गया मेटाफेज। 2 घटनाएं घटी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या यहां पे डीएनए के अमाउंट में या क्या यहां पे क्रोमोसोम नंबर पे कोई भी फर्क पड़ा? बोलो यस या नो, बोलो बोलो बोलो, कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। केवल कान पकड़ के अच्छे बच्चों की तरह एक सीधी लाइन में आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। डन है? बहुत बढ़िया, सबका आंसर नो आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो मैं एक बात और बता देती हूं, ये एनसीईआरटी की लाइन है, काइनेटोकोर फॉर्म्ड बाय स्पिंडल फाइबर। कितने स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि ये लाइन, ये ब्रैकेट में एनसीईआरटी में लिखा है, ब्रैकेट में। बड़ी मजेदार बात बता रही हूं, काइनेटोकोर पर स्पिंडल अटैच होता है ये तो सबको मालूम है, पर काइनेटोकोर खुद ही स्पिंडल के बने। आपको कि मैम ये क्या घनचक्कर है? एक्चुअली बेटा इसका इतना सा मतलब है, हमने क्या कहा था, काइनेटोकोर प्रोटीन की डिस्क है, वो टिब्यूलिन प्रोटीन है, वही माइक्रोटिब्यूल, बस ये मतलब है। पर एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए मुझे यहां बताना जरूरी था। एक एक शब्द, एक एक वर्ड हमें पता होना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट लिखते हैं, एनाफेज। एनाफेज इन चारों में से ये सबसे छोटा फेज है। प्रोफेज लॉन्गेस्ट था और ये शॉर्टेस्ट है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन की बात कर रहे हैं, उसमें से प्रोफेज लॉन्गेस्ट था और एनाफेज शॉर्टेस्ट। अब मेरे बच्चे एनाफेज को कैसे याद रखेंगे? प्रोफेज था पप्पू, मेटा था मोटा, और एना है अलग अलग, एना अलग अलग, एना 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 मतलब अलग अलग, एना मतलब अलग अलग, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, डन 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 डन, लड़की देखी मुंह से सीटी, बजे हाथ से ताली। चलो आओ समझे, एनाफेज में क्या होगा, मजे आ जाएंगे, सुनो ध्यान से। सपोज करो ये सेल है, ये सेंट्रोसोम है, ये इन्होंने स्पिंडल अपैरेटस बनाया था। अब बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनो, स्पिंडल कैसे बना था? स्पिंडल अभी बनाना मत, स्पिंडल ऐसे बना था पूरा,
मैंने कहा था माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ जुड़कर बनाते हैं, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल टूटना शुरू होते हैं, ये टूटना शुरू होते हैं, यानी स्पिंडल फाइबर छोटे होना शुरू होंगे क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स टूटते हैं। ऐसा समझ लो डीपॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो स्पिंडल फाइबर्स अब छोटे होना शुरू होंगे, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब बड़ा ध्यान से सुनना, अभी बनाना मत। सपोज करो ये ऐसी दोनों बहनें थी, ये काइनेटोकोर था, ये स्पिंडल था, स्पिंडल यहां से जुड़ा हुआ था, ये सोर्स है, ये स्पिंडल का सोर्स है। स्पिंडल छोटा होगा तो यहां प्रेशर पड़ेगा, यहां प्रेशर पड़ेगा काइनेटोकोर पे, तो सेंट्रोमियर पे प्रेशर पड़ेगा। ये प्रेशर इस तरफ पड़ रहा है, ये प्रेशर इस तरफ पड़ रहा है, दोनों प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़कर का ये जो सेंट्रोमियर है ये टूटेगा, ये टूटेगा तो दोनों बहनें अलग हो जाएंगी। सेंट्रोमियर टूटेगा तो दोनों बहनें अलग हो जाएंगी। तो क्या कारण है? सबसे पहले स्पिंडल्स शॉर्ट हुए, और जब स्पिंडल्स शॉर्ट हुए तो सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फुल कंसंट्रेशन चाहिए। सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट। और जैसे ही सेंट्रोमियर टूटा दोनों बहनें अलग हो गई। सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड्स separate from each other, separate from each other। दोनों बहनें जुदा जुदा हो गई। अब ये बहन जो है ये इधर मूव करेगी, ये बहन इधर मूव करेगी, यानी एंड starts moving towards opposite poles, क्योंकि ऑपोजिट पोल की तरफ से ही प्रेशर आ रहा है। जहां से प्रेशर आ रहा है उस तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्या यहां तक सबको समझ में आया? बिल्कुल असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए हैं एंड मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। व्हाई? क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया है। बिल्कुल, ये अगर असर्शन बना दें हम तो ये रीजन हो जाएगा। और एक्चुअली इसका भी रीजन ये है, पर एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया। तो सेंट्रोमियर टूटा, स्प्लिट हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड्स बहनें अलग हुई, स्टार्ट करेंगी ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना। यानी बड़ा ध्यान से देखिए, अब आपको पूरा स्पिंडल बना हुआ नहीं दिखेगा, अब आपको ऐसा टूटा हुआ दिखेगा, टूटा हुआ ऐसा, ठीक है, टूटा हुआ। और क्रोमोसोम्स कैसे दिखेंगे? क्रोमोसोम कैसा दिखेगा? देखो, अब आपको एक ही सिस्टर दिखेगी बेटा, एक ही सिस्टर, एक, और ये इसकी बहन, ये इधर है, ये एक सिस्टर, ये इसकी सिस्टर, ये वो येलो वाली एक सिस्टर, क्रोमोसोम नंबर 3, ये भी इसकी सिस्टर, ये इसकी सिस्टर, ये इसकी सिस्टर। आ रहा है समझ में? पहले 4 क्रोमोसोम्स दिखते थे, हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स थे। अब वो सब बहनें अलग अलग हो गई हैं। ये स्पिंडल टूट रहा है, ये टूट रहा है, डॉट डॉट दिखा देते हैं। अब बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये सिस्टर ऐसे मूव करती, ऐसे, और ये सिस्टर ऐसे मूव करती। मतलब समझो, देखो, जा तो इधर रहे हैं ये वाले इस पोल की तरफ, ये इधर आ रहे हैं इस पोल की तरफ, पर ऐसा भी तो हो सकता था कि जब ये इधर जाते तो इनके जो आर्म्स है, बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, आर्म्स आगे आगे होते और सेंट्रोमियर पीछे पीछे होता। पर हो क्या रहा है? सेंट्रोमियर आगे आगे है और आर्म्स पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन कभी नहीं होती, ऐसी ही होती है हमेशा, ऑलवेज। इनके जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ है। देखो बेटा ध्यान से, ये सेंट्रोमियर है, ये पोल की तरफ है, देखो ध्यान से, ये पोल की तरफ है, और ये इसका आर्म है, ये पीछे पीछे आ रहा है। यहां भी देखो, ये सेंट्रोमियर है, ये पोल की तरफ है, और ये आर्म्स इसके पीछे पीछे आ रहे हैं। सो विथ सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल, एंड आर्म्स पीछे पीछे आना, एंड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। बेटा ट्रेलिंग का मतलब ही होता है पीछे पीछे आना, पीछे पीछे आना। तो सेंट्रोमियर पोल की तरफ है और आर्म्स पीछे पीछे आ रहे हैं। अच्छे से समझ आ गया तो मुझे जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, जितने भी मेरे सीरियस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से यस या थम्स अप दे दो। बेटा सेंट्रोमियर खिंच रहा है ना, पुल हो रहा है ना, खिंच रहा है ना, ये सेंट्रोजोम है, ये सेंट्रोजोम है, ठीक है।
ये बीच में क्रोमोसोम है, ये एक बहन है, सपोज ये एक बहन है, ये सेंट्रोमियर है, यहां से स्पिंडल जुड़ा है, यहां से स्पिंडल जुड़ा है, ये यहां खींच रहे पुल, ये यहां खींच रहे पुल, ऐसा समझो अपन एक इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, तो सेंट्रोमियर टूट जाएगा, बहनें अलग हो जाएंगी। डन। अब सुनो ध्यान से, कहानी में ट्विस्ट का समय आ गया है। फुल 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 कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपका, सुनिए ध्यान से। मैंने आपसे कहा था अभी तक वन क्रोमोसोम में टू क्रोमैटिड्स यानी टू डीएनए के धागे हैं, कार्बन कॉपी। प्रोफेज में भी ऐसा था, मेटाफेज में भी ऐसा था, पर अब एवरी क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन क्रोमैटिड। बेटा अगर सेंट्रोमियर अलग हो गया तो क्रोमोसोम अलग माना जाएगा, यानी इस समय इस सेल के अंदर 4 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रोमोसोम्स काउंट होंगे। हर क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड काउंट होगा। अभी थोड़ी देर पहले तक 4 क्रोमोसोम्स थे क्योंकि 4 सेंट्रोमियर थे और हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स थे। इसको ऐसा समझो कि जब ये एक साथ थी दोनों बहनें तो इनकी शादी नहीं हुई थी। सपोज करो ये मिस्टर अग्रवाल की 2 डॉटर्स हैं, 2 सिस्टर्स हैं, ये इनके पापा का नाम एक ही रहेगा मिस्टर अग्रवाल, यानी इनका 1 क्रोमोसोम ही माना जाएगा। पर जैसे ही मैरिज हो गई, ये अपने घर चली गई, ये अपने घर चली गई, इसकी शादी मिस्टर गुप्ता से हो गई, इसकी शादी मिस्टर मित्तल से हो गई, इनका एड्रेस बदल गया, इनकी प्रॉपर्टी बदल गई, इनका सब कुछ बदल गया। अब ये अलग अलग फैमिली की मेंबर्स मानी जाएंगी। इसी तरीके से ये 2 बहनें जब साथ में थी, जॉइंट थी सेंट्रोमियर पर, तब ये 1 क्रोमोसोम थी, पर अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये सेपरेट क्रोमोसोम्स माने जाएंगे। इन्हें डॉटर क्रोमोसोम कह देंगे क्योंकि ये डॉटर सेल में जाने वाले हैं। तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं नाउ कंसिडर्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स, अलग अलग सेपरेट क्रोमोसोम्स माने जाएंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। अभी भविष्य में जब 2 न्यूक्लियस बनेंगे तो ये उनके क्रोमोसोम्स माने जाएंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, अलग अलग। 4 की जगह 8 बन गए हैं। आ रहे मजे आ रहे हैं? ठीक है, सेपरेट डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, अलग अलग हैं, सेपरेट डॉटर क्रोमोसोम्स। और यहां पर ईच क्रोमोसोम में, ईच डॉटर क्रोमोसोम में, यही जो अलग अलग हो गए हैं, ईच डॉटर क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स हैं बेटा? 1 क्रोमैटिड। अभी तक 1 क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स थे, पर अब 1 क्रोमोसोम में 1 ही क्रोमैटिड है। यानी अब अगर मैं पूछूं कि इस पूरे सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या है तो आप क्या कहोगे? सिर्फ मैं क्रोमोसोम नंबर की बात कर रही हूं। आप कहोगे मैम 4 ये क्रोमोसोम्स हैं और 4 ये क्रोमोसोम्स हैं। अच्छा 8 है, क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया। अभी तक 4 क्रोमोसोम्स थे, अब 8 क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, मैं आपसे पूछूं डीएनए कितना है, तो डीएनए तो उतना ही है भाई। पहले ऐसे थी दोनों बहनें, एक डीएनए इसमें मान लो, इसमें सी डीएनए, इसमें सी डीएनए मान लो, अभी अलग अलग हो गई हैं, लेकिन अभी भी सी डीएनए और सी डीएनए तो है ही, सेल तो अभी भी एक ही है, तो डीएनए तो उतना ही है। डीएनए में फर्क नहीं पड़ा, समझ रहे हो बेटा? टोटल डीएनए तो उतना ही है ना। अपन ने क्या करा था, ये एक डीएनए का धागा था, ये एक डीएनए का धागा था, तो डीएनए तो टोटल उतना ही है, पर क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया। आइए लिखते हैं, मेटाफेज के बाद एनाफेज। एना मतलब अलग अलग, अलग अलग। कौन अलग हो गई? सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया। डीएनए अभी भी उतना ही है, पर अब 8 क्रोमोसोम्स हो गए। कहानी में ट्विस्ट, 8 क्रोमोसोम, 8 क्रोमोसोम। बिल्कुल क्लियर है? जल्दी से यस या थम्स अप दे दो अगर एकदम 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 क्लियर है तो। चलो अब आओ अपन एक बार इस तीनों चीजों को कंपेयर करते हैं। आइए एक कंपैरिजन बनाते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। लिखिए, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। बेसिकली हो क्या रहा है, प्रोफेज में हर क्रोमोसोम 1 और 1, ऐसे 2 बहनें थी, इसमें एक डीएनए था, इसमें कार्बन कॉपी डीएनए है। मेटाफेज में ये और कंडेंस हो गया था, और कंडेंस, तो 1 और 1 ऐसा दिख रहा था। बात एक ही है,
बात एक ही है। और एनाफेज में दोनों सिस्टर्स अलग अलग हो गई, एक सिस्टर ये अलग हो गई, एक ये अलग हो गई, इसमें इसका डीएनए, इसमें इसका डीएनए। आ रहा है डिफरेंस, समझ में आ रहा है? बिल्कुल दिमाग में पिक्चर क्लियर हो रही है? यानी अगर कोई पूछे कि डीएनए का अमाउंट कंपेयर करना है, क्रोमोसोम नंबर कंपेयर करना है, तो अगर इसके अंदर डीएनए का अमाउंट 4C है, 4C 2C का डबल 4C, तो इसके अंदर भी 4C है और इसके अंदर 2C 2C। अभी तो सेल में तो 4C है क्योंकि अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ है बेटा, अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ है। 2C इसमें है, 2C इसमें है, पर सेल तो अभी एक ही है। आ रहा है समझ में? अभी सेल अलग कहां हुआ, वो तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तब अलग होगा। क्रोमोसोम नंबर अगर इसमें 4 थे, मान लो हर क्रोमोसोम ऐसा था, ऐसे 4 क्रोमोसोम्स थे, तो इसमें भी सेम वही 4 क्रोमोसोम्स थे, केवल स्पिंडल अटैच होकर एक लाइन में लगे थे। लेकिन इसमें 8 क्रोमोसोम्स हो गए हैं, 8 क्रोमोसोम। अच्छा, अब अगर थोड़ा और आगे स्टोरी बढ़ाएं, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड का नंबर देखें, टोटल टोटल टोटल। चलो एक काम करते हैं, क्रोमैटिड नंबर पर क्रोमोसोम देखें, पर क्रोमोसोम ऐसा लिखती हूं। चलो और अच्छा और डिटेल, क्रोमैटिड का नंबर पर क्रोमोसोम। 1 क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स, 1 क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स, 1 क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड। अब यहां पे अगर टोटल क्रोमैटिड का नंबर देखें, टोटल इन सेल, जैसे ये क्रोमोसोम नंबर भी क्या है, टोटल इन सेल, ये डीएनए भी क्या है, टोटल इन सेल। सेल के अंदर टोटल देख रहे हैं, सेल के अंदर टोटल। अगर यहां पे बेटा 4 क्रोमोसोम्स है तो 4 2 8 क्रोमैटिड्स है। यहां पे भी 4 क्रोमोसोम है, 4 के अंदर 2 2 2 यानी 8 क्रोमैटिड्स है। यहां पर 8 क्रोमोसोम्स हैं और हर क्रोमोसोम में 1 1 क्रोमैटिड है, यानी अभी भी टोटल 8 ही क्रोमैटिड्स है। क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट नहीं है किसी को? क्या ये सबको समझ में आया? जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए। 10 बार सिखा रही हूं, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रही हूं। ठीक है, फिर कहती हूं मैं, फिर सिखा रही हूं, सुनो। 4C डीएनए था, 4C डीएनए था, टोटल सेल में अभी भी 4C डीएनए है। 4 क्रोमोसोम थे, एवरी क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड थे, यानी टोटल 8 क्रोमैटिड थे सेल के अंदर। 4 क्रोमोसोम थे, एवरी क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स थे, यानी टोटल 8 क्रोमैटिड्स थे। यहां पर एक एक क्रोमोसोम में 1 1 क्रोमैटिड है, टोटल 8 क्रोमोसोम्स हैं, तो टोटल 8 ही क्रोमैटिड है। बेटा क्रोमैटिड का नंबर नहीं चेंज हुआ सेल में, पर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया। और डबल क्यों हो गया? क्योंकि बहनें अलग हो गई और अब हर सिस्टर क्रोमैटिड को 1 पर्टिकुलर क्रोमोसोम की तरह मानेंगे। ऐसा समझ लो आप कि क्रोमोसोम का नंबर अगर पता करना है तो सेंट्रोमियर देखे जाते हैं कितने हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। पहले 4 सेंट्रोमियर थे तो 4 क्रोमोसोम्स थे, हर क्रोमोसोम में 2 2 क्रोमैटिड्स थे जुड़े हुए। पर अब सेंट्रोमियर ब्रेक हो गए, 8 सेंट्रोमियर हो गए, तो 8 क्रोमैटिड हो गए। डन है बेटा? और कितनी बार समझाऊं? 4-5 बार समझा चुकी, अब थोड़ी सी मेहनत आप कर लेना, ठीक है बेटा? 2n इज इक्वल टू 4 बार बार तो बताया क्योंकि हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, इसको और डिटेल में मियोसिस के टाइम बता दूंगी, ठीक है? डीएनए और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ो। डीएनए हिस्टोन के अराउंड रैप करता है तो क्रोमैटिन का धागा बनता है, वो और गाढ़ा होता है तो क्रोमोसोम बनता है। 3D वीडियो एनिमेशन सब कुछ पढ़ा चुकी हूं बेटा। 4C कहां से आया? अरे भाई पेरेंट सेल में 2C मान रहे हो ना, अभी अभी तो सिखा रही हूं। पेरेंट सेल में अगर 2C है तो प्रोफेज में, क्योंकि एस फेज हो चुका है, उसमें डीएनए डबल हो चुका है, ठीक है? क्लियर है? जितनों को समझ आ गया जरा जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए, तो थोड़ा मेरा जोश बढ़ जाएगा, मुझे लगेगा कि किसी को समझ आया। आ गया ना समझ? एक क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड है ना, और 4 जोड़ी बहनें थी, सब अलग अलग हो गई, तो 8 क्रोमोसोम्स काउंट होंगे, ठीक है? चलो चलिए अब आ जाओ, आते हैं लास्ट टीलोफेज पे। टीलोफेज पे, टीलोफेज बेटा कुछ भी नहीं है, प्रोफेज का उल्टा है। प्रोफेज का उल्टा, ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज, ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। आओ लिखते हैं।
प्रोफेज में सबसे पहले क्या हुआ था? क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना था, तो यहां उल्टा होगा। ये जो क्रोमोसोम है, बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो क्रोमोसोम है, कौन से वाले क्रोमोसोम? ये वाले, देखो, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ये भी पोल्स पे पहुंच जाएंगे, ये भी पोल्स पे पहुंच जाएंगे, और ये वापस से टैंगल होके, उलझ के, डीकंडेंस होके क्रोमैटिन का धागा बना लेंगे। ठीक उल्टा हो जाएगा। तो क्रोमोसोम रीच रिस्पेक्टिव पोल्स, ऑपोजिट पोल्स पर क्रोमोसोम्स पहुंच जाएंगे, वही जो बहनें अलग हुई थी, वहां जाकर वो डीकंडेंस होंगे या कहो टैंगल होंगे। देखो उल्टे वर्ड्स लिख रही हूं मैं, उल्टे वर्ड्स लिख रही हूं। या कहो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, क्रोमोसोम की तरह नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, और वो बन जाएंगे क्रोमैटिन का धागा। आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का अगर लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा तो शायद आपको समझ में ना आए। तो क्रोमोसोम्स अपने ऑपोजिट पोल्स पे पहुंचे और वहां जाकर डीकंडेंस होके, टैंगल होके, अपनी आइडेंटिटी लूज करके, और फिर से उन्होंने बना लिया क्रोमैटिन। अच्छा जरा ये बताओ कि क्रोमोसोम, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की समरी की बात कर रही हूं, एक वर्ड लिखा है, एक एक शब्द डिकोड कर रही हूं क्लास में। जब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है तो वो गाढ़ा होता है, मोटा होता है, यानी छोटा हो जाता है ना? भाई एक लंबी सी जीन्स है, आपने उसे फोल्ड कर दिया तो वो छोटा हो गया। लेकिन जब क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बनेगा, आपने जीन्स वापस खोली तो वो लंबी हो जाएगी, तो क्रोमोसोमल इलोंगेशन। अब ये स्टूडेंट्स रटते बैठते हैं, बेटा रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी की समरी में ये लिखा है, तभी तो मैं बोलती हूं समरी पढ़ने की आदत डालिए हर लेक्चर के साथ ही। चल, और क्या हुआ था? सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स पर पहुंचे थे, वो वहीं रहेंगे, और उन्होंने स्पिंडल बनाया था, वो टूट जाएगा, उसका काम ही नहीं है। स्पिंडल तो टूटना स्टार्ट हो ही गया, तभी तो सिस्टर अलग अलग हुई थी, याद है ना आपको? तो स्पिंडल अपैरेटस पूरा गायब हो जाएगा, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, बिल्कुल इजी है, स्पिंडल डिसोल्यूशन। और क्या हुआ था? लास्ट प्रोफेज तक आते आते न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो गए थे, यहां वापस बन जाएंगे। रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से कौन बनाता है, कौन बनाता है? एंड रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा। यस, ईआर, आर मैंने बताया था, आर के टुकड़े वापस न्यूक्लियर एनवेलप बना देते हैं। न्यूक्लियोलस कहां से वापस आ गया बताओ जरा? न्यूक्लियोलस कहां से वापस आ गया? वही जो सैट क्रोमोसोम है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, याद है? फ्रॉम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ सैट क्रोमोसोम, याद आया? ये जिसने वो लेक्चर सुना है बेटा उसे ही याद आएगा, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहा था मैंने। तो टीलोफेज बहुत इजी है, टीलोफेज जस्ट ऑपोजिट है प्रोफेज का। जो 3 इवेंट्स प्रोफेज में हुए, इसका जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आंसरिंग कर रहे हैं आप लोग। तो इसका डायग्राम अगर बनाओगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, जैसे ये एक, दूसरा। अब न्यूक्लियर एनवेलप वापस बन गया, ये सेंट्रोसोम था, स्पिंडल अपैरेटस गायब हो गया है, और यहां आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, क्रोमैटिन दिखेगा। पर बेटा सेल अभी भी 1 ही काउंट होगा, क्योंकि अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है। तो अगर मैं पूछूं कि इस टोटल सेल के अंदर कितना डीएनए है, कितने क्रोमोसोम्स हैं, एक्चुअली तो क्रोमैटिन बन गया, पर हाँ अगर बन सकते हो तो आप क्या कहोगे? मैम सब कुछ वैसा ही है जैसा एनाफेज में था, वैसा का वैसा ही चला आ रहा है। क्या आप ये बात बोलोगे? क्योंकि अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ है, यानी जो कहानी एनाफेज में है वही सेम अभी भी टीलोफेज में रहेगी, सेम रहेगी। बस फर्क इतना हो गया है कि इन 8 सिस्टर क्रोमैटिड में से 4 इधर चले गए हैं और 4 इधर चले गए हैं, और उन्होंने डीकंडेंस होके वापस से क्रोमैटिन बना लिया। उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, स्पिंडल अपैरेटस डिसॉल्व हो गया, इतना फर्क हुआ है, लेकिन अभी और कुछ चेंज नहीं हुआ है। चलिए, डन है मेरे बेटे, डन है? चलो आओ एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। प्रोफेज में घटी 3 घटनाएं। नंबर 1, क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल मटेरियल यानी क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होकर क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हुआ। एवरी क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं टुगेदर एट सेंट्रोमियर।
नंबर 2, सेंट्रोसोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल एंड फॉर्म स्पिंडल अपैरेटस। हर स्पिंडल अपैरेटस में 2 एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर्स हैं। नंबर 3, लेट प्रोफेज, एंड ऑफ प्रोफेज तक आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी डिसअपियर, बात खत्म, कहानी खत्म, पप्पू कैन डांस हाला। इसके बाद आया मेटाफेज। मेटाफेज मतलब मोटा फेज, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कंटिन्यू होगा, क्रोमोसोम मोस्ट कंडेंस्ड है, इजीली ऑब्जर्व होगा माइक्रोस्कोप में, मॉर्फोलॉजी के लिए बेस्ट स्टेज है। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज में 2 घटनाएं घटेंगी, मेटाफेज में केवल 2 घटनाएं घटेंगी। स्पिंडल काइनेटोकोर पर आकर अटैच होगा और सारे क्रोमोसोम्स अच्छे बच्चों की तरह एक लाइन में इक्वेटर पर आ जाएंगे। इसके बाद होगा एनाफेज, अलग अलग, एनाफेज अलग अलग। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगी, स्टार्ट करेंगी मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। सेंट्रोमियर पोल की तरफ है, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। अब हर क्रोमैटिड इज इक्वल टू अ सेपरेट डॉटर क्रोमोसोम। यहां क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया है। इसके बाद आएगा टीलोफेज। टीलोफेज बस कुछ नहीं है, प्रोफेज का उल्टा है। प्रोफेज का उल्टा मतलब यहां पर क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे, इलोंगेट होंगे, क्रोमैटिन बनाएंगे, स्पिंडल अपैरेटस डिसॉल्व हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, या गोल्जी बॉडी सब कुछ वापस आ जाएगा। अब इसके बाद में टीलोफेज के बाद में फाइनली जब होगा साइटोकाइनेसिस, तब जाकर 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। 2 डॉटर सेल्स। अभी तक सेल एक ही काउंट हो रहा था, अब बनेंगे 2 डॉटर सेल्स। अपना अपना न्यूक्लियस है, अपना अपना सेंट्रोसोम है और इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है। अब मेरे नादान परिंदों, बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो। जब टीलोफेज था तो ऐसा बनाया था मैंने, ऐसा ऐसा। इसमें 4C डीएनए बोला मैंने, एस के बाद एस में डबल हुआ, तब से डबल ही चल रहा है, और क्रोमोसोम टोटल 8 बोले थे मैंने। इस 4C में से 2C इधर है, 2C इधर है, यानी इसके पास 2C डीएनए आया और बाकी 2C डीएनए इसके पास गया। 8 क्रोमोसोम में से 4 सिस्टर इधर गई थी, उनकी बहनें इधर गई थी, यानी क्रोमोसोम नंबर की अगर मैं बात करूं तो 4 यहां गए और 4 यहां गए। ये बिल्कुल पेरेंट की तरह है। पेरेंट में यही कहानी थी, जरा उठाओ अपनी कॉपी और देखो, पेरेंट में 2C डीएनए था और टोटल 4 क्रोमोसोम थे। और बेटा बहुत अच्छे से देखो, मस्त हो जाओ, खुश हो जाओ, देखो क्या जबरदस्त चीज पढ़ रहे हैं। देखो, पेरेंट सेल में हर क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड था, यही तो सिखाया है, हर क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड था। डीएनए डबल हुआ, यानी फ्यूचर में ऐसा होगा 2 क्रोमैटिड, यही तो सिखाया था कल की क्लास में। यहां पे भी 2 क्रोमैटिड्स बने नहीं है पर बनेंगे। प्रोफेज में यही सेम 2 क्रोमैटिड्स, मेटाफेज में यही सेम 2 क्रोमैटिड्स, पर यहां पर ये बहनें अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। यानी अगर गौर से देखो तो ये पेरेंट जैसा ही तो बन गया मेरे प्यारे नादान परिंदों। आ गए मजे आ गए तो एक बार यस या थम्स अप दे दो। इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, जिससे बनेंगे 2 डॉटर सेल्स। इसमें 2C, 2n = 4, 2C, 2n = 4, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह। इसके भी हर क्रोमोसोम में 1, इसके भी हर क्रोमोसोम में 1, बिल्कुल पेरेंट जैसी कहानी बनी। आनंद आ गया, मजे आ गए, डन है, ठीक है ना। अब इधर से हटा देती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये दोनों बहनें हैं, अलग अलग हो गई है बहनें। ये देखो, ये ऐसा क्रोमोसोम इसका है, इसका भी हर क्रोमोसोम ऐसा है और पेरेंट का भी हर क्रोमोसोम ऐसा है। यानी बेटा बहुत इजी है, डीएनए पेरेंट के जितना क्यों है दोनों बच्चों में, क्योंकि एस में जेरोक्स किया था। बहुत ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत इजी है। क्योंकि एस में डीएनए डबल हुआ, 2C से 4C हुआ, इसीलिए दोनों बच्चों में 2C डिवाइड हो गया। सो इजी। और क्रोमोसोम नंबर सेम क्यों रहा? इस एनाफेज के कारण, क्योंकि एनाफेज में वो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए थे, एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हुआ था। भाई कोई चीज डबल करोगे, मेरे पास एक नोट्स है, मैं उसे जेरोक्स करूंगी, उसकी कॉपी बनाऊंगी, तभी तो आप दोनों को एक एक नोट्स दूंगी। क्लियर है? मजे आ गए? जल्दी से नोट कर लो। चलो फिर क्वेश्चंस करेंगे, 3D देखेंगे। अभी एनसीईआरटी मास्टर करनी है, सारे काम करने हैं अपने को, बिल्कुल करेंगे सारे काम। चलो निकालो एनसीईआरटी, मास्टरिंग एनसीईआरटी, कम ऑन एवरीबॉडी, मास्टरिंग एनसीईआरटी। ओपन करिए एनसीईआरटी।
पोल पोल क्या चिल्लाते हो बेटा? जो बच्चे पोल पोल लिखते हैं आंसर तो देते नहीं हो, यहाँ पे पढ़ते तो हो नहीं, फिर काय का पोल? अरे पहले खुश तो हो, जो पढ़ा रही हूं समझो तो सही। चलो एम फेज निकालो। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, रिवाइज करो मेरे साथ, जैसे मैं पढ़ा रही हूं वैसे पढ़ो, अपनी आगे आगे अपनी कहानी मत लेके जाओ, मेरे साथ साथ पढ़ो, सामंजस्य में पढ़ो, एक पट्टी आगे पीछे मत करो, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, पलट जाएगी ट्रेन, साथ साथ रहो। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है क्योंकि यहां पे मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होगा ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल का, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है पेरेंट और प्रोजेनी में, इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ये भी देखो सिंस वर्ड आ गया, ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया, मार्क करिए मेरे साथ। कन्वीनियंस के लिए कैरियोकाइनेसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, वरना ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है और क्लियर कट लाइंस नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, पहले G1 S G2 उसे फॉलो करेगा प्रोफेज। S और G2 के अंदर नया डीएनए बन चुका है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, पर वो डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी क्रोमोसोम नहीं बना है अभी तक, वो इंटरवाइंड है, उलझे हुए हैं। आ रही है एक एक लाइन समझ में, मार्क करिए। सबसे पहले प्रोफेज में इनिशिएशन हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, अनटैंगल हुआ, कंडेंसेशन हुआ, सेंट्रोसोम जो ऑलरेडी डुप्लीकेट हुआ था एस फेज में, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेगा, ठीक है। नाउ इसका मतलब 3 घटनाएं घटेंगी, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होकर कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम बनाएगा, हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स हैं अटैच्ड एट सेंट्रोमियर, और सेंट्रियोल सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेट हो चुका है एस फेज के अंदर मूव करेगा ऑपोजिट पोल्स की तरफ, रेडिएट आउट करेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स जिन्हें एस्टर स्टार कहेंगे। ये 2 एस्टर्स बनेंगे एनिमल सेल में, बीच में स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, टोटल मिलाकर स्पिंडल अपैरेटस या माइटोटिक अपैरेटस कहेंगे। मार्क कर रहे हैं मेरे साथ सब सीरियस स्टूडेंट्स? चलो एंड ऑफ प्रोफेज, पीवाईक्यू आया हुआ क्वेश्चन है, एंड ऑफ प्रोफेज में गोल्जी बॉडी नहीं दिखेगी, ईआर नहीं दिखेगा, न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा, न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाएगी। जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप टूटा स्टार्ट हो जाएगा मेटाफेज, सेकेंड फेज, कंडेंसेशन कंप्लीट होगा, क्लियरली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप होंगे, मॉर्फोलॉजी इसी समय पर स्टडी की जाती है। मार्क करिए मेरे साथ, मार्क करो बेटा, मार्क करो। अभी भी 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर, स्मॉल डिस्क शेप्ड के स्ट्रक्चर थे सेंट्रोमियर पर जिन्हें काइनेटोकोर कहा था, काइनेटोकोर पर ही अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर, और काइनेटोकोर खुद भी फॉर्म है बाय स्पिंडल फाइबर। अब क्रोमोसोम्स मूव करेंगे और इक्वेटर पर आ जाएंगे, हर क्रोमैटिड बहन की तरफ वाला जो काइनेटोकोर है वो स्पिंडल से अटैच हो जाएगा, एक पोल से एक बहन और दूसरे पोल से दूसरी बहन अटैच हो जाएगी। ये जो इक्वेटर प्लेन बना इसे मेटाफेज प्लेट कहेंगे, यानी 2 घटनाएं घटेंगी, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो रहे हैं और क्रोमोसोम इक्वेटर पर आकर मेटाफेज प्लेट में अच्छे बच्चों की तरह एक लाइन में खड़े हो रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो अर्ली प्रोफेज, ये लेट प्रोफेज, यहां क्रोमोसोम पतला दिख रहा है ऐसा, पर यहां क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, देखो गौर से ऐसा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां थोड़ी टूटी है, यहां ज्यादा टूटी है, ये प्रॉपर मेटाफेज है। ये देखो सेंटर में अच्छे बच्चों की तरह ऐसा, ये 1 बहन, ये सेकंड सिस्टर। हमने सेंट्रोसोम यहां बनाए हैं और क्रोमोसोम ऐसे लगाए हैं, इन्होंने सेंट्रोसोम यहां लगा दिए और क्रोमोसोम ऐसे लगा दिए, एक ही बात है। ये डायग्राम्स पहचान में आने चाहिए। ये ट्रांजिशन है, मतलब प्रोफेज के बाद जब वो बीच में सेंटर में आना स्टार्ट करेंगे तब की बात है ना। एनाफेज, एनाफेज में स्प्लिट हो जाएंगे जो सेंट्रोमियर है, अब 2 डॉटर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड जिन्हें अब हम डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे, वो माइग्रेट करेंगे ऑपोजिट पोल्स की तरफ। सेंट्रोमियर जो होगा वो पोल की तरफ है, आर्म्स जो है वो पीछे पीछे आ रहे हैं, यानी एनाफेज में भी 2 घटनाएं घटेंगी, सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात कर रहे हैं, सेपरेट होंगे और वो मूव करेंगे ऑपोजिट पोल्स पे। तो 3 इवेंट्स हुए प्रोफेज में, 2 इवेंट्स हुए मेटाफेज में, 2 इवेंट्स हुए एनाफेज में, और टीलोफेज तो फाइनल स्टेज है। क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच गए, डीकंडेंस करेंगे, आइडेंटिटी लूज करेंगे, अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, अब हमें क्रोमैटिन का मटेरियल दिखेगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा प्रोफेज का। क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पर आएंगे, आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप इन सबके चारों तरफ बन जाएगा, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी वगैरह सब कुछ रिफॉर्म हो जाएंगे।
मेरे कितने सीरियस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ मार्क कर लिया है अच्छे से। ये देखिए, ये एनाफेज का डायग्राम है, कितना इजी है पहचानना। ये सेंट्रोजोम है, इसमें 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल है, ये चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं। ये देखो, ये एक ही सिस्टर है, ये रही इसकी दूसरी बहन। अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, सेपरेट क्रोमोसोम्स हो गए। और टीलोफेज के अंदर क्रोमोसोम दिखेगा ही नहीं। ये देखो, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ गया, स्पिंडल अपैरेटस गायब हो गया और पूरा ऐसा दिख रहा है, यानी क्रोमैटिन दिख रहा है। और उसके बाद फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा, फिर से जीवन फेज हो गई, फिर से जीवन फेज हो गया, फिर से अपनी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अपना अपना सेंट्रोजोम, अपना अपना क्रोमैटिन का मटेरियल। आए मजे आए? मजे आए? चलो अब मैं आपको इसका एक 3D दिखाती हूं और फिर एक वीडियो भी दिखाऊंगी। चल देखो, एक बार 3D देखो। देखिए, ये बेटा इंटरफेज के बाद प्रोफेज, पहले प्रोफेज पे ध्यान दो। ये देखो इधर, एक सेकेंड ना, ये देखो प्रोफेज। प्रोफेज जो है, इसके बाद ये मेटाफेज है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए जरा, इन दोनों में डिफरेंस देखिए। मैं अभी वीडियो भी दिखा दूंगी, डोंट वरी। इनमें डिफरेंस देखो। मेटाफेज जो है, इसमें ये दोनों सेंट्रोजोम है, ये पूरा स्पिंडल अपैरेटस है और सारे क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, अभी एक लाइन में आ जाएंगे अभी सारे। और यहां देखो एनाफेज में ये सिस्टर्स अलग हो गई, इसमें 1 क्रोमोसोम में केवल 1 क्रोमैटिड ही दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है। 10 to स्टूडेंट शायद कुछ होता नहीं है, आपको जा रहा है क्या? ये रुको, मैं काम करती हूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूं, उससे और क्लियर होगा। मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूं, ये तो दिख रहा होगा सबको ना। लाइट्स ऑफ कर देती हूं, रुको। चलो देखो, आओ, आइए देखिए एवरीबॉडी, देखो 1 सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई कैसे बनेंगे। हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की, माइटोसिस के एम फेज की, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 4 स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस हैं। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस मतलब 1 से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल्स बनेंगे। ये देखो बेटा, ये प्रोफेज है, कैसे क्रोमोसोमल मटेरियल यानी क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है, गाढ़ा होगा। अभी तो इंटरफेज है, इंटरफेज में सेंट्रोजोम जो है वो डुप्लीकेट हो गए थे, डीएनए डबल हो गया था, सब कुछ डबल हो गया था। अब देखिए प्रोफेज में ये क्रोमैटिन जो है ये गाढ़ा हो रहा है, देखो कैसे इससे क्रोमोसोम बन रहे हैं। एवरी क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, ईआर गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाएगी बाय एंड ऑफ प्रोफेज। और सेंट्रोजोम देखिए कैसे ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, रेडिएट आउट करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये पूरा 2 एस्टर्स प्लस स्पिंडल अपैरेटस बन गया। मेटाफेज में देखो मोस्ट कंडेंस्ड है, इजीली ऑब्जर्व्ड होगा, मॉर्फोलॉजी स्टडी होगी। हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, हर क्रोमोसोम पे 2 ये ऑरेंज वाली जो है ये काइनेटोकोर है, इससे स्पिंडल अटैच हुआ, और ये सारे देखिए अच्छे बच्चों की तरह एक लाइन में अरेंज होंगे, सेंटर में इक्वेटर पर मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होंगे। ये देखो येलो वाले स्पिंडल्स हैं जो इस ऑरेंज वाली काइनेटोकोर से अटैच हो रहे हैं। मेटाफेज में अटैच होने के बाद अब शॉर्टनिंग होगी स्पिंडल फाइबर्स की, तो सिस्टर क्रोमैटिड देखो, सेंट्रोमियर ब्रेक हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए। अब ईच सिस्टर क्रोमैटिड को डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई का। दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। हर जगह देखो सेंट्रोमियर पोल की तरफ है और आर्म्स पीछे पीछे आ रहे हैं, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। नाउ ईच क्रोमोसोम हैज 1 क्रोमैटिड। प्रोफेज मेटाफेज में ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड्स। नाउ टीलोफेज इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। ये क्रोमोसोम्स जो अपने पोल्स पे पहुंच गए हैं, देखो फिर से डीकंडेंस हो रहे हैं, इलॉन्गेट हो रहे हैं, आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं, क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर गोल्जी बॉडी सब कुछ रीफॉर्म रीअपियर हो रहा है। अब होगा साइटोकाइनेसिस, और जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा जो हम पढ़ेंगे, तो वैसे ही अब 2 डॉटर न्यूक्लियस के साथ 2 डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म। एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट होगी, जिसकी भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। डन है? चलो अब एक और दिखाती हूं आपको, आओ एक वीडियो और देखो। देखो ये देखो किस तरह से क्रोमैटिन से कंडेंस होके, गाढ़ा होके, शॉर्ट होके ये क्रोमोसोम बने, ये सेंटर पर आए, ये सिस्टर क्रोमैटिन ने टाटा बाय बाय बोली, ऑपोजिट पोल्स की तरफ गए, और ये देखो फिर से इनके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो गया, और फिर से ये क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गए। आ रहे मजे आ रहे? एंजॉय कर रहे हो क्लास को? बन रहा है दिमाग में पिक्चर?
आओ एक बार फिर से दिखाती हूं इसको, एक बार फिर से दिखाती हूं, 1 सेकेंड। आपको ये सब नहीं देखना बेटा, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। देखो फिर से, देखिए क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना, एक लाइन में अरेंज हुए, फटाफट होता है सब एक के बाद एक। सेंट्रोमियर ब्रेक हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करे और उनके अराउंड ये बन गई न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये दिस इज फॉर योर इंटरेस्ट, ये आपके मजे के लिए, ताकि आपको क्लास में मजे आ जाए, जो आई होप आपको आ गए हैं। आ गए? चलो अब तो खुश हो, अब खुशी खुशी क्वेश्चन करोगे मेरे साथ। अब तो नहीं बोलोगे मैम छुट्टी 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 छुट्टी। लो आपके लिए पोल्स हाजिर है, करिए ट्राई। फर्स्ट पोल मैंने लगा दिया है, करो ट्राई। पूरी एनसीईआरटी क्लास में मार्क कर रहे हैं अपन, एक एक वर्ड डिकोड कर रहे हैं अपन, क्वेश्चंस मास्टर कर रहे हैं एनसीईआरटी से, 3D एनिमेशंस देख रहे हैं, और क्या चाहिए यार, खुशी खुशी पढ़ो, अब तो मजे करो। समरी लेक्चर, पॉडकास्ट। अच्छा पॉडकास्ट कल मैंने होमवर्क दिया था 20 मिनट्स का, कितने स्टूडेंट्स ने पॉडकास्ट सुना? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये देखो छुट्टी छुट्टी, मजे ले रहे हो मैम के, मस्ती। एंड ऑफ प्रोफेज का क्या मतलब है? प्रोफेज एंड हो गया मतलब ये, जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी खत्म हो जाएगी, प्रोफेज एंड हो जाएगा और हम कहेंगे कि मेटाफेज स्टार्ट हो गया। 24% नहीं केवल सही दिया बेटा। हाँ नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, एंड ऑफ प्रोफेज, यस। डिसअपियरेंस, ये बेटर चॉइस है, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सही है, 64% लोग सही है, सही है सही है सही है सही है। चलो ये अभी नहीं पढ़ाया मैंने, ये करो ट्राई, ये करो। बी बी होगा, हाँ बी होगा। मैम पलटी इस बार, जनता नहीं पलटी, मैम पलटी, इसीलिए सारे ऑप्शंस देखने। देखो फर्स्ट ऑप्शन देखकर ही खुश नहीं हो जाना, इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा सारे ऑप्शंस देखने, सारे ऑप्शंस देखने। हाँ बी होगा, बी होगा जी, सॉरी सॉरी सॉरी। करो ट्राई। अब ये बात आप याद रखना, देखो गुरुमा ने गलती कर दी थी, उन्होंने सारे ऑप्शन नहीं देखे थे, मुझे सारे ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है। चलो, इन विच स्टेज क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड देयर पोल्स, बी कंडेंस, लूज देयर आइडेंटिटी। आखिरी वाला फेज यानी टीलोफेज में ये सब कुछ होता है। ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए, क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गए, प्रोफेज का उल्टा हो गया। 48% ने सही दिया। शरीर नवजोत, वेरी गुड। चलो ये नहीं आएगा अभी, ये करो ट्राई, करो ट्राई, बिल्कुल ईजी है। 1 से 2 बनते हैं, ये मैं बता चुकी हूं, इतना मैं बता चुकी हूं कि ये एक सेल है, इसमें एक माइटोसिस हुआ, पहला माइटोसिस, तो उससे 2 बने, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, तो 2 माइटोसिस, रीमाइटोसिस, 4 माइटोसिस, 5 माइटोसिस, 6 माइटोसिस एंड 7 माइटोसिस, 7 माइटोसिस। आ रहा है समझ में सबको? डन है। एक माइटोसिस होगा बेटा तो 2 सेल बनेंगे, 2 माइटोसिस होंगे 4 सेल बनेंगे। हाँ इतनी पुअर मैथ से माना बायो वाले स्टूडेंट्स हो, पर ऐसा क्या करते हो? साहिल, कुणाल, विकास, अली, वेरी गुड। 22% ने केवल सही दिया। मैं बहुत मजाक बनाऊंगी आप लोगों का। बेटा 1 के बाद 2 सेल बनेंगे, तो 2 के बाद 4 बनेंगे, तो 3 के बाद 8 बनेंगे, तो 4 के बाद 16 बनेंगे, तो 5 के बाद 32 बनेंगे, तो 6 के बाद 64 बनेंगे, तो 7 के बाद 128 बनेंगे, ठीक है। हाँ डॉक्टर्स की तो वैसे डॉक्टर्स को लीगली अलाउड है ना इतनी पुअर मैथ्स होना, लीगली अलाउड, कानून भी कहता है। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है। मेरे मैथ्स में 10th क्लास में 99 मार्क्स आए थे बोर्ड्स में, और 1 मार्क भी इसलिए कटा था क्योंकि वो कुछ गलत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था जिसमें बोनस भी नहीं दिया था, तो फुल मार्क्स आए थे। मेरे सर जो थे, उनका नाम अज्ञात सर, जो मैथ्स पढ़ाते थे, तो मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझे, मैंने 11th में ना केवल बायो ली थी, मतलब हमारे टाइम पे सीबीएसई बोर्ड में पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी भी ले सकते थे, तो मैंने जान करके पीसीबी लिया, एम नहीं लिया, साथ में संस्कृत लिया था मैंने, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो एक और लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेडिकल में तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरा एक बार में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जेई में या मतलब पीटी, उस टाइम प्री इंजीनियरिंग टेस्ट बोलते थे, तो उसमें तो मुझे कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा, तो मुझे डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो घर वाले मेरे को इंजीनियरिंग करवा दे, और मुझे डॉक्टर ही बनना था। तो मुझे अभी भी याद है जब मैंने पीसीबी लिया था, तो जो मेरे सर थे, अज्ञात सर, वेरी फेमस टीचर इन ग्वालियर, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आकांक्षा मैं तुझे फ्री में पढ़ा दूंगा, तू बस मैथ्स ले ले साथ में, तू भले ही कुछ मत कर, तू डॉक्टर ही बन, लेकिन तू मैथ्स ले ले, क्योंकि उनको भी था कि मैथ्स लेगी तो हो सकता है वो इंजीनियरिंग में हो ही जाएगा, उसका आगे साल भी बचेगा, ऐसे करके। तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने कहा सर अगर मैंने मैथ्स ले लिया और मेरा कहीं ना कहीं कॉलेज निकल गया, और एमबीबीएस में तो जरूरी नहीं है एक बार में सिलेक्शन हो जाए, तो मेरे घर वाले मेरे को इंजीनियरिंग करा देंगे और मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो मैंने मैथ्स ड्रॉप कर दी थी। बट आई लव डूइंग कैलकुलेशंस, और आज भी हमारे घर में भी कुछ भी होता है ना, कुछ भी कैलकुलेट करना है, आई हैव नेवर यूज कैलकुलेटर, क्योंकि हमारे टाइम कैलकुलेटर बंद हो गया था, तो आदत ही नहीं है, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ मैथ्स सॉल्व करना। तो बस वो आज आपके साथ में आपके ऐसी मैथ्स देखकर
मुझे मेरे दिन याद आ गए। चलो, ये क्या दिख रहा है भाई? ये अर्ली प्रोफेज है, ये अर्ली प्रोफेज है, ये अर्ली प्रोफेज है। ये लो क्वेश्चन सॉल्व। ये लेट प्रोफेज है और ये मेटाफेज का ट्रांजिशन है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स 81% ने सही दिए। क्या बात है हर्षिता, ड्राई फ्रूट, अमन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये करो ट्राई। कितने ही किस्से कहानी हो गए अब तो जीवन के। ऐसी मैथ्स में ना मेरे को अभी भी याद है जब हम 10th क्लास में थे। चलो छोड़ो भी किस्सा, बाद में करो करो सॉल्व करो। इसमें ए और बी पूछा है, क्या है ए और बी? मुझे किसी दिन याद दिला देना, ठीक है, कि मैम आपके 10th क्लास के मैथ्स के ट्यूशन का किस्सा सुना दो तो मैं बता दूंगी। ये ए क्या है? ये इसमें देखो एक ही बहन दिख रही है, ये एनाफेज है। और ये देखो ये ऑपोजिट पोल्स पर आ गए, ये सब स्पिंडल गायब हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, ये टीलोफेज है। तो ए एनाफेज है, लेट एनाफेज है बेटा वो भी, क्योंकि दूर पहुंच गए हैं। ये टीलोफेज भी हो सकता है और ये प्रोफेज भी हो सकता है, क्योंकि वो उल्टे होते हैं, पर दोनों में ही सेंट्रोसोम दिखता है। टीलोफेज नहीं है, टीलोफेज एक्चुअली ऐसा होता, टीलोफेज नहीं है, टीलोफेज ऐसा होता, प्रोफेज ही है, इट इज प्रोफेज। 51% ने सही दिया। टॉपिक साहिल, वेरी गुड। ये अभी नहीं आएगा आपको। चलो ये करो ट्राई। मास्टरिंग एनसीईआरटी है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आप में से तो कुछ लोगों का 10th शायद लॉकडाउन में भी पढ़ा होगा ना, एग्जाम नहीं दिया होगा जहां। हाँ मैम लव्स टू टॉक, यस आई लव टू टॉक। मुझे बहुत मजे आते हैं बातें करने में, बातें करने में, बातें शेयर करने में, बातें सुनने में, उससे कुछ सीखने में, जीवन में आगे बढ़ने में। मैं और मेरे हस्बैंड वी लव टू टॉक। एक बहुत प्यारा कोट भी अगर आपने सुना हो कि मैरी द पर्सन विथ हुम यू लव टू टॉक, उससे शादी करिए जिससे बातें करना आपको प्रेम है बातें करने। तो मैं और मेरे हस्बैंड वी लव टू टॉक, और हम दिन भर हमारी बात चलती रहती है, एक्सपीरियंस शेयर होते रहते हैं, अपनी अपनी इससे ग्रोथ होती रहती है। तो वी रियली लव टू टॉक। चल, तो ये एक लाइन में अच्छे बच्चों की तरह है, मतलब ये मेटाफेज है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर, हाँ ये नहीं होता, ये यहां थोड़ी होता है, ये तो एनाफेज में होता है। ये इसका बेस्ट चॉइस हो जाएगा। तो 60% अंकित, ड्राई फ्रूट, संदीप, प्रिया, वेरी गुड। चलो इसको अभी छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को, इसको भी अभी छोड़ते हैं अपन। हाँ ये भी रहने दो। चलो ये करो ट्राई। मैंने ज्यादातर घरों में देखा है, शायद आपने भी नोटिस किया हो, कि हस्बैंड वाइफ में एक टाइम के बाद धीरे धीरे बात ही कम हो जाती है। उनके बीच में क्या बात होती है? या तो वो बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड बात होगी, बच्चों के एक्टिविटी से रिलेटेड बात होगी, या भाइयों से, मेड से रिलेटेड बात होगी, या रिश्तेदारों से रिलेटेड बात होगी। अपनी बात, अपने बारे में बात, हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैंने ऐसा फील किया कि मेजॉरिटी कपल्स में धीरे धीरे ये चीज खत्म हो जाती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इंट्रोवर्ट, मेरे हस्बैंड तो बहुत बड़े इंट्रोवर्ट हैं, बट ही लव्स टू टॉक टू मी। इंट्रोवर्ट का ये मतलब थोड़ी ना है एक हर इंट्रोवर्ट को एक और इंट्रोवर्ट मिलना चाहिए और वो दोनों मिलकर एक दूसरे में एक्सट्रोवर्ट हो जाने चाहिए। चलो, कैरियोकाइनेसिस डिफर्स फ्रॉम साइटोकाइनेसिस एज इट इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ, मतलब ये कैरियोकाइनेसिस के बारे में पूछ रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। 52% ने सही दिया। शिवांश, ड्राई फ्रूट, शादाब, वेरी गुड वेरी गुड। चल ये करो ट्राई। अरे वाह, मैथ्स में 100 आए थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोशल एंजाइटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी जब, अभी तो आप अपने करियर पे फोकस करो बेटा, अभी इंट्रोवर्ट होना बेहतर है बजाय एक्सट्रोवर्ट होने के। आप अपने करियर पे फोकस करिए, एक बार आप अच्छे लाइन मिल जाएगी, करियर मिल जाएगा, अपने आप जॉब में बाहर जाओगे, धीरे धीरे अपने आप एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी। चलो, एम फेज स्टार्ट्स विद कैरियोकाइनेसिस एंड एंड्स विद साइटोकाइनेसिस। लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज होता है, और इंटरफेज को रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। 81% ने सही दिया। शरीन, शिराल, शिवांश, वेरी गुड वेरी गुड। चल ये करो ट्राई। सिली मिस्टेक नहीं करना है। 12th में कितने थे? 12th में मैथ्स नहीं थी ना मेरे पास में, 12th में मैथ्स नहीं थी। चल करो। एक्चुअली एक इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कहाँ एक्सट्रोवर्ट होना है, बहिर्मुखी कहाँ बोलना है, और कहाँ इंट्रोवर्ट हो जाना है, चुप हो जाना है। एक ढांचे में नहीं होना चाहिए कि मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूं। भाई हो सकता है कहीं आपका चुप रहना जरूरी है, हर जगह बोलना जरूरी नहीं, और हो सकता है कि कहीं पर आपको बोलना जरूरी है, वहां पर आप चुप होकर नहीं बैठ सकते हो। तो देयर शुड बी अ बैलेंस, और ये बैलेंस आता है जब आप अपने ईश्वर से जुड़ते हैं, इष्ट से जुड़ते हैं, तब ये बैलेंस आपकी लाइफ में आता है। स्पिरिचुअलिटी जब जीवन में आती है, तो ना एक्सट्रोवर्ट होना अच्छा या बुरा है, ना इंट्रोवर्ट होना अच्छा या बुरा, एक बैलेंस लाइफ में होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ नाम जप करो, अपने ईश्वर से हमेशा जुड़े रहो। मेटाफेज के बारे में करेक्ट बताना है। क्रोमोसोम स्पिंडल पे होते हैं। ऑल ऑफ द अबव आर एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट्स। 71% ने सही दिया। बाबूशान, ऋत्विक, वेरी गुड। चल ये करो ट्राई, करिए। जीवन में हमेशा बैलेंस होना चाहिए हर चीज में। कभी भी ना पेंडुलम की तरह यहां या यहां मत रहो, क्योंकि अगर आप यहां आए हो तो यहां भी आओगे।
सफलता में बहुत खुश हुए हो तो नाकामी पे बहुत दुखी भी होगे, नाकामी में बहुत दुखी हुए हो तो सफलता पे बहुत खुश भी होगे। एक बैलेंस अप्रोच हमेशा, और वो धीरे धीरे आती है। इट कम्स विद एक्सपीरियंस एंड बाय बिलीविंग इन गॉड। ईश्वर से जुड़ो, वो सारथी बन जाए आपके, कृष्ण की तरह आपका रथ हाके, आपको पल पल पर गाइड करे कि अब तुम यहां तीर चलाओ, अब तुम ये करो, अब तुम वो करो, अब तुम ऐसा सोचो, अब तुम अप हो जाओ, अब तुम डाउन हो जाओ। वो रिश्ता जिस दिन बन जाएगा सखा वाला, जिस दिन वो बोलना शुरू कर दें, गाइड करना शुरू कर दें, उस दिन ईश्वर आए हैं आपके साथ। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर, अटैचमेंट मेटाफेज में होता है, अटैचमेंट मेटाफेज में होता है। 77% शिरा, लविश, बबुशान, शादाब, पूजा, वेरी गुड। चलो, तो इम्यूनिटी बूस्टर, प्रोफेज में 3 घटनाएं, मेटाफेज में 2, एनाफेज में 2, और टीलोफेज इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। ठीक है, तो मेरे सभी नादान परिंदों, आज आपको होमवर्क करना है, और होमवर्क में इन चारों को अच्छे से कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी एक एक वर्ड रीड करना है, एक एक वर्ड, इवन डायग्राम्स तक आपको देखना है, स्पेशली डायग्राम्स। डायग्राम्स पर भी क्वेश्चन आते हैं, जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं उन्हें भी आपको अच्छे से देखना है। पॉडकास्ट भी आपको बचा हुआ 20 मिनट्स और देखना है आज। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का 20 मिनट्स का पॉडकास्ट कल देखा था, 20 मिनट्स का आज देखेंगे अपन। आइए आपका लीडर बोर्ड दिखा देती हूं मैं। लीडर बोर्ड में शरीन फर्स्ट है, तुहिन, नवजोत, श्रेया, सुकृति, गुनगुन, कशिश, देवोश्री, राशि, प्रदीप, और बच्चे जिनका नाम नहीं भी आया है लीडर बोर्ड पर, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अब बेटा संडे भी है, तो संडे को अच्छे से यूटिलाइज करना, जिसका बैकलॉग है वो क्लियर कर लेना, जिसका नहीं है वो समरी लेक्चर कंप्लीट करेंगे। संडे को आप समरी लेक्चर पढ़ोगे, समरी लेक्चर को 1.5 1.6 की स्पीड पे पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर पॉसिबल है तो पीवाईक्यू लेक्चर जो है इसे भी कंप्लीट करना, संडे और मंडे मिलाकर आधा आधा कर लेना, कैसे भी है ना, 2-3 दिन में कर लेना, 10-10 मिनट का देख लेना, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। पीवाईक्यू लेक्चर कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनो। जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, पॉज करोगे, खुद आंसर निकालने की कोशिश करोगे, फिर प्ले करके देखोगे कि मैंने क्या आंसर दिया है। ठीक है, डन। क्या गाना गा दूं? तो चलो, आज तो बहुत सारे लोगों का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे का गाना गा देते हैं उनके लिए ही। हैप्पी बर्थडे में तो एक ही गाना याद आता है, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। वैसे मुझे ये गाने से ज्यादा एक और गाना भी याद आ रहा है, वो सुना देती हूँ। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता पपलू पपलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। सो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू जिनका बर्थडे है। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, बाकी लोग भी संडे बिल्कुल वेस्ट मत करना। अगले वीक मिलेंगे, तब तक बॉटनी पढ़ते रहना, लास्ट चैप्टर रिवाइज कर लेना। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।